अच्छा देखें, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह, हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका एक वॉक थ्रू करेंगे। और इससे पहले मैं कुछ थोड़े से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंडामेंटल्स बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेंगे और थोड़ा सा हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू ले लेंगे, तो फिर हम आज एक काम ये करेंगे कि आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वैल्यू और इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है, मैं लास्ट 3-4 क्लासेस में बता चुका हूँ कि भाई, अगर आप फर्ज करें आगे जितनी भी मॉडर्नाइज डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप क्लाउड के ऊपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप एआई की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप मॉडर्न डेटाबेसेस पे काम करना चाहते हैं, चाहे आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करना चाहते हैं, माइक्रो सर्विसेज पे काम करना चाहते हैं, वेब सर्विसेज पे काम करना चाहते हैं, किसी भी मॉडर्न डेवलपमेंट आईटी बेस्ड सिस्टम जितने भी हैं, जितने भी मॉडर्नाइज आईटी सिस्टम्स हैं, उन सब वो सब के सब बेस करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये मेरी बात याद रखें, सबसे पहला तो ये पॉइंट अपने जहन में बिठा लें सब। तो इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी जो वर्थ है ना, वो इसलिए इसको इंक्लूड किया है इस कोर्स में हमने, कि भाई ये चीज शामिल कर दें, ताकि जो भी चीज आप लोगों को लिनक्स के हवाले से परेशान करेगी, वो वहीं यहीं आपकी बेस बन जाएगी, और यहीं पर आप चीजें समझ चुके होंगे, तो आगे जब आप फर्दर आगे जाएंगे कि जी मैंने माइक्रो सर्विसेज पे काम करना है, मैंने एआई पे काम करना है, मैंने एपीआईज पे काम करना है, तो वहां सब आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स मिलेंगे और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, तो फिर आपको कोई मसला होगा ही नहीं। अगर आपने कंटेनर्स पे काम करना है, डॉकर्स पे काम करना है, वर्चुअल मशीन्स पे काम करना है, सब जगह पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इसको रखा है। फिर हम जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को थोड़ा सा कवर कर लेंगे, उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अभी इसी विंडोज की मशीन पे इंशाल्लाह आज के सेशन में ही मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर लेंगे, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे वर्चुअलाइजेशन का, वर्चुअल मशीन्स का, कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं। ठीक है। और उससे पहले, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे पाइथन के ऊपर। और पाइथन पर हम जो है वो लिस्ट को देखेंगे कि भाई आप उसमें आइटरेबल लिस्ट कैसे बना सकते हैं, कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेशंस को देखेंगे, लूप्स को देखेंगे। अभी लूप्स हमने कल टाइपस्क्रिप्ट में भी कवर किए हैं, वही लूप्स जो है यहाँ पर भी कवर होंगे पाइथन में भी। तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजी होगी। और हम पाइथन लिनक्स को लेते हुए और पाइथन को लेते हुए आगे चलेंगे। और पाइथन में ही ये सारे टॉपिक्स आएंगे जो कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंसेस के टॉपिक्स हैं, जैसे कि डेटाबेसेस के टॉपिक्स भी आएंगे, तो पाइथन में आएंगे। हम उसी में डेटाबेस कनेक्टिविटी भी सीखेंगे। इसी पाइथन में हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाएंगे। इसी पाइथन में हम वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे। इसी पाइथन में हम एपीआईज भी क्रिएट करेंगे, माइक्रो सर्विसेज भी क्रिएट करेंगे। ठीक है। कंटेनर्स भी बनाएंगे, डॉकर्स भी बनाएंगे। ये सारी चीजें हम इसी एक ही लैंग्वेज में कवर करते हुए अपने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस को सिंक रखते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। तो पाइथन को हमने छोड़ना नहीं है, पाइथन पे ही हम डेटा साइंस भी पढ़ेंगे और पाइथन पे ही हम एआई भी पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा, जब मैंने ये सीएसएस एआई यानी ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस जब मैंने स्टार्ट कराया, तो मैंने आप लोगों को एक चीज शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी। वो स्लाइड ये थी, मैं एक दफा सिर्फ दिखा देता हूँ, मैं कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको, सिर्फ मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को मैं रिकॉल करा दूं, ताकि फौरन से वो आपके सामने आ जाए कि हाँ यार, वो हमारी क्या बात हुई थी उस वक्त। देखें, वो स्लाइड ये थी कि मैंने इसमें एक चीज आप लोगों को बताई थी कि कंप्यूटर साइंसेज जो है वो बेस है इन तमाम एरियाज की। ये तमाम एरियाज, जितने भी एरियाज हैं, जिसमें कि ये एरियाज आ रहे हैं, डेटा साइंसेज हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो आप आजकल सुनते हैं, सबकी बेस कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो हमने पाइथन को ही बेस लैंग्वेज बनाते हुए उसमें हमने डेटा साइंस भी पढ़नी है, उसमें हमने स्टैट्स भी पढ़नी है, हमने उसमें एल्गोरिथम्स को भी लेकर चलना है, हमने उसी में डेटा स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ना है, उसी में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी पढ़ना है, उसी में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग को भी पढ़ना है, उसी में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पढ़ना है, और उसी में हमने मशीन लर्निंग को भी पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा फ्लो है जो हमने लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तक समझ लें, हमारी पाइथन अब ये चलेगी। ठीक है। और इसमें इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे आप लोगों को कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन किस्म की कमांड आप लोगों को हासिल हो जाए जिसमें। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि
आगे चलते हैं और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है हम स्टार्ट लेते हैं। ये हमने बात की थी लास्ट टाइम जब हम थे कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने ये बताया था कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली इट इज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम यूजर, जो भी सिस्टम का यूजर है कंप्यूटर सिस्टम का, और हार्डवेयर के बिटवीन। तो कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम देखें डब्बे को, खाली कंप्यूटर को देखें तो उसमें तो खाली हार्डवेयर लगा हुआ होता है भाई, मॉनिटर लगा होगा, सीपीयू लगा हुआ होगा, रैम होगा, डिस्क लगी हुई होगी, प्रिंटर लगा होगा, माउस अटैच होगा, कीबोर्ड अटैच होगा। लेकिन क्या हम इन हार्डवेयर्स को बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज कर सकते हैं? हम यूज नहीं कर सकते। हमें उसके अंदर जब हम अपना हार्डवेयर या लैपटॉप या पीसी परचेज करते हैं मार्केट से जाके, तो हमें उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, वो मैक ओएस भी हो सकता है, वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस हार्डवेयर के लिए बना हुआ, वो हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब है यूजर की इंटरेक्शन करवाता है किससे? हार्डवेयर से। जो भी एसोसिएटेड हार्डवेयर है, मिसाल के तौर पे यूजर एक मीडिया प्लेयर पे एक वीडियो चलाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मीडिया प्लेयर के प्रोग्राम को रन करता है और उस पे वीडियो को रन कर लेता है, चला लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिहाइंड द सीन वो सारी चीजें, उसकी जो रिक्वेस्ट होती हैं कि जी वीडियो फाइल को हार्ड डिस्क से रीड करना है और फिर वीडियो फाइल को ग्राफिक कार्ड के ऊपर लेके जाना है और फिर उसको प्रोसेस कराना है और मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, ये सारा काम बिहाइंड द सीन ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगराइजेशन ये भी हो गई कि दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि जैसे जी एमएस वर्ड होता है, जैसे एमएस वर्ड है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर कोई भी काम हार्डवेयर से करना होता है तो वो रिक्वेस्ट भेजते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का लफ्ज जब भी यूज होगा, इसका मतलब है आपके जहन में फौरन ये चीज आ जानी चाहिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने के बाद मैंने जैसे ही फाइल और आगे प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी और प्रिंटर का बटन दबाऊंगा तो मेरी ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी? प्रिंटर पे। प्रिंटर इटसेल्फ इज अ हार्डवेयर, ठीक है, प्रिंटर तो हार्डवेयर है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर से कैसे बात करेगा? यकीनन इसके बीच में ये इसकी रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगी, जो कि आपके प्रिंटर का ड्राइवर होगा। आपके प्रिंटर का जो डिवाइस ड्राइवर होगा दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद होगा ड्राइवर आपके प्रिंटर का। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट को एमएस वर्ड से प्रिंट की पिक करेगा और उस रिक्वेस्ट को भेजेगा किसको? आपके प्रिंटर के ड्राइवर को। प्रिंटर का ड्राइवर वो इंटरेक्ट करेगा इस प्रिंटर से, हार्डवेयर से, और आपकी डिजायर्ड आउटपुट लेने के बाद आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा। यही फ्लो होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से, सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करते हैं हार्डवेयर से, और हार्डवेयर को रिक्वेस्ट फुलफिल करके आउटपुट वापस रिटर्न करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और सिस्टम सॉफ्टवेयर रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न कर देता है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक फ्लो है। तो इन सारे इस रिक्वेस्ट रिस्पांस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे मेन किरदार किसका है? मेन रोल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में से निकाल दें तो आप यूजर जो है वो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हार्डवेयर तो जीरो और वन और मशीन की लैंग्वेज को समझता है ना, वो तो यूजर की बात समझेगा ही नहीं, और यूजर उसको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा होता है, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड दे रहा होता है। तो यहां पर फिर रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आगे बढ़ते हैं। हमने फिर ये देखा कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होता है वो कई काम कर रहा होता है ऑन दी बिहाफ ऑफ यूजर, और इटसेल्फ भी अपने आप को रन करने के लिए कई काम कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है, वो फाइल मैनेजमेंट कर रहा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बात कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा इंटरप्रेट कर रहा होता है हमारी कमांड्स को, जो कमांड हम यहाँ सीएमडी से देते हैं उसको। जैसे मैंने ये दिया सीएमडी लिखने के बाद, ये सीएमडी मैंने शेल खोला विंडोज का, इस पे मैंने कुछ कमांड्स टाइप की। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? सीएलएस। जैसे मैं सीएलएस लिखूंगा स्क्रीन क्लियर हो गई। ये स्क्रीन किसने क्लियर की? मैंने तो सीएलएस लिखा है। सीएलएस के पीछे इसका मतलब है कोई ऐसा प्रोग्राम है लिखा हुआ, इस सीएलएस की कमांड के पीछे कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि ये इस स्क्रीन को क्लियर कर देता है। और वो जो प्रोग्राम है मेरा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मौजूद है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि उसने स्क्रीन को कैसे क्लियर करवाना है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके, मॉनिटर से इंटरेक्ट करके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये बात की थी कि थोड़ा सा हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि जी यूजर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करता है, और एप्लीकेशंस प्रोग्राम से रिक्वेस्ट आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम देता है डिवाइस ड्राइवर को, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, और वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है।
ये हमारी बात हो चुकी थी। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक दफा दोबारा से ये चीज सामने आ जाए। फिर हमने ये बात की थी कि यार अगर ये डिवाइस ड्राइवर या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंट्रोल करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं ना, आप भी देखें अपना लैपटॉप जब यूज करते हैं तो उसके अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि मैंने ड्राइवर्स कहाँ रखे हैं, डिवाइस ड्राइवर कहाँ रखे हैं, मैंने प्रिंटर का ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है, मॉनिटर का ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है, साउंड का ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है, माउस का ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है, कीबोर्ड का ड्राइवर कहाँ रखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक ड्राइवर अनइंस्टॉल हो जाए या वो करप्ट हो जाए, तो आप मुझे बताइए क्या आप यूजर जो है वो डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकेगा? उसको डिवाइस की आउटपुट मिलेगी, इनपुट आउटपुट मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है? डिवाइस खराब नहीं हुई, सिर्फ ड्राइवर फाइल करप्ट हो गई। अक्सर ऐसा होता है विंडोज में, आप देखते होंगे कभी साउंड का ड्राइवर उड़ गया यार, साउंड कार्ड का ड्राइवर उड़ गया, कभी वीडियो कार्ड का ड्राइवर उड़ गया यार, ग्राफिक्स सही नहीं आ रही, डिस्प्ले सही नहीं आ रहा। तो ये चीज है, ठीक है? हमने फिर ये बात की थी कि जी विंडोज में अगर आप फर्ज करें, अब आप एक सवाल ये हुआ था उस वक्त कि भाई क्या हम भी जैसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो डेवलप करते हैं, भाई आप लोग सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, आप लोग अपनी वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, आप लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर प्रोग्राम डेवलप करके अपने कंप्यूटर पे रन कर रहे होते हैं वो सारे प्रोग्राम। तो ये तो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना जो आप रन कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आप लोग डिवाइस ड्राइवर या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकें? क्या आप भी अपने ड्राइवर्स बना सकें? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप मॉनिटर का ड्राइवर बनाएं, तो आपका सवाल ये होगा कि सर ये कैसे बनाएँगे? चलें वेबसाइट की बात है वो तो हमें पता है कि वो नेक्स्ट जेएस का पूरा एक हम वहाँ से एनपीएक्स करके लेटेस्ट नेक्स्ट जेएस का वर्जन करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा और वहाँ से फिर मैं कोडिंग करना शुरू हो जाऊँगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो मेरी आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन डिवाइस ड्राइवर कैसे राइट करूँगा? तो अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के आपने डिवाइस ड्राइवर्स राइट करने हैं, तो उसके लिए एक डेवलपमेंट एसडीके आता है। उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कहते हैं, उसका नाम होता है डब्ल्यूडीके, विंडोज़ ड्राइवर किट, ठीक है? वो हमने बताई थी कि विंडोज़ के ड्राइवर्स को अगर आपने डेवलप करना है, तो विंडोज़ ड्राइवर किट को डाउनलोड करेंगे और इसमें आप प्रोग्रामिंग करेंगे और लिख देंगे तो ड्राइवर अब अपना आपका अपना बन जाएगा ड्राइवर, ठीक है? इसी तरीके से हमने बताया था कि जिस तरह विंडोज़ के अपने ड्राइवर होते हैं, इसी तरह हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने ड्राइवर होते हैं। इसी तरह हमने बताया था कि भई लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स की मैंने आपको अहमियत और इम्पोर्टेंस बता दी है कि आपने अब काम जो है लिनक्स पे करना है। क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं आपने विंडोज़ ही देखी है, लिनक्स बहुत कम लोगों ने देखी होगी और जानते होंगे, ठीक है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ड्राइवर होते हैं वो डिवाइस ड्राइवर उसके पास भी होते हैं, लिनक्स के पास भी। उसके पास जिस डायरेक्टरी के अंदर जिस पाथ पे जिस फ़ोल्डर में डिवाइस ड्राइवर्स पड़े होते हैं लिनक्स में वो स्लैश डेव कहलाता है, ठीक है? डिवाइस ड्राइवर फाइल सिस्टम कहा जाता है या डिवाइस ड्राइवर का पाथ कहा जाता है लिनक्स में, ठीक है? तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस पता चल गई कि लिनक्स में भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं और वो भी लिनक्स में भी डिवाइस ड्राइवर लिखे जाते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे जो कि हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि जी लिनक्स में जो है हमारे पास जो मेन मॉड्यूल होता है यानी कि लिनक्स का जो कोर होता है, कोर लिनक्स में 2 टाइप के आपके पास प्रोग्राम मिलेंगे आपको। एक यूजर स्पेस प्रोग्राम मिलेंगे, यूजर प्रोग्राम मिलेंगे और कुछ प्रोग्राम आपके पास होंगे जिनको हम कर्नेल प्रोग्राम कहते हैं। कर्नेल प्रोग्राम कौन से होते हैं? ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दोस सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड और दोस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड व्हाट? कर्नेल स्पेस प्रोग्राम्स या कर्नेल प्रोग्राम्स या उनको कर्नेल मॉड्यूल्स भी कहा जाता है। लेकिन जो यूजर प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जैसे लिखा हुआ है ना यूजर एप्लीकेशन रन इन दिस स्पेस यूजर स्पेस, ठीक है? तो जो यूजर एप्लीकेशंस होती हैं वो यूजर प्रोग्राम्स कहलाते हैं या वो यूजर स्पेस में रन होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जस्ट लाइक अ डिवाइस ड्राइवर हो गई या ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कोई इंटरनल फंक्शन हो गया, वो कर्नेल स्पेस में रन होते हैं और दोस प्रोग्राम्स और दोस मॉड्यूल्स आर कॉल्ड व्हाट? कर्नेल मॉड्यूल्स और कर्नेल प्रोग्राम्स, ठीक है? अब आपका सवाल फिर यही होगा कि सर हम चलें यूजर एप्लीकेशन तो लिख लेंगे, हम लिनक्स के अंदर भी हम पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं, वो हमारी एक यूजर एप्लीकेशन होगी। तो क्या लिनक्स में हम अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर या कोई डिवाइस ड्राइवर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आपको उसकी कर्नेल प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है? इसकी जो कर्नेल प्रोग्रामिंग होती है लिनक्स की, वो कर्नेल प्रोग्रामिंग होती है सी के अंदर, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है या इटसेल्फ लिनक्स ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो राइट हुआ है, बनाया हुआ है, वो सी लैंग्वेज में बनाया हुआ है। तो अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, तो आप इसका मतलब ये है कि लिनक्स के अंदर कोई कर्नेल मॉड्यूल, कोई उसके डिवाइस ड्राइवर्स या उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर या उसके सिस्टम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब हम जर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ गए हैं कि हम ये बताने के लिए आपको आ गए हैं कि अब जो हम ऑफिशियली समझ लें कि आज 26 जून है ना, तो ये आज से ये मैं क्लास आपकी ये स्टार्ट कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ऑनवर्ड हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन ये साथ-साथ चलेंगे, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने देख लिया कि भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है भाई, ठीक है?
हमें पता है कि जी वही बातें लिखी हुई हैं सामने, आपको नजर आ रही होंगी कि जी हार्डवेयर जो है वो तो मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को समझता है। उसको नहीं पता कि यूजर जो है वो किस तरह वो उसको कमांड दे, यूजर को नहीं पता। तो हार्डवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि यूजर, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मैं यूजर हूं, फर्ज कर यूजर। हार्डवेयर और यूजर के दरमियान ये सारी लेयर्स हैं, ये देखें, ये सारी लेयर्स हैं, ये जो सर्कल्स है ना, ये लेयर्स हैं बेसिकली। तो यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो इन लेयर से होती हुई हार्डवेयर तक जाती है और फिर हार्डवेयर से रिस्पॉन्स आता है यूजर तक। तो इसका मतलब ये है कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान ये जो सेट ऑफ लेयर है, ये किसने किसने ये प्लेटफॉर्म दिया है? ये प्लेटफॉर्म दिया है सेट ऑफ लेयर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है यूजर और हार्डवेयर के दरमियान, जो कि यूजर की रिक्वेस्ट को हार्डवेयर को दे रहा है और हार्डवेयर से उसका रिस्पांस लेके यूजर को दे रहा है। ठीक है? तो जो यूजर के सबसे पहले यानी कि हार्डवेयर के जो सबसे पहले यानी कोर में जो बैठा हुआ होता है, हार्डवेयर के बिल्कुल नजदीक जो होता है, बिल्कुल नियर जो इंस्टॉल होता है हार्डवेयर के ऊपर, हम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हमने पीसी लिया और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह की चीजें इंस्टॉल होती हैं, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर लाइक डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, इस तरह की चीजें कोई इंस्टॉल होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी इंस्टॉल करके देता है, जस्ट लाइक आपको इंटरनेट ब्राउजर, जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट ब्राउजर मिलता है ना, इसी तरह जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं उसमें भी इंटरनेट ब्राउजर मिलता है। तो इंटरनेट ब्राउजर जो है वो बेसिकली आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह कुछ कंप्यूटर गेम्स भी इंस्टॉल मिलते हैं आपको, वो फिर अगेन वो कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्ज करें कोई वाईफाई का ड्राइवर ऐड करना चाहते हैं, या कोई आप लेट से वीडियो का ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जो कि आप उसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये लेयरिंग मॉडल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है इस पूरे पीसी में। अब ये अगर आप इसको एक पीसी की शक्ल भी कह सकते हैं, तो ये जो हार्डवेयर है ये बेसिकली आप कंसीडर कर लें एक पीसी है, उस पीसी के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, आप अपनी भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाली जो लेयर है, यहीं पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क डाउनलोड कर लें, नोड का फ्रेमवर्क डाउनलोड करें और अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू हो जाए, तो वो इस लेयर पे लाई करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डिवाइस ड्राइवर लिखेंगे तो वो फिर इस लेयर पे इंस्टॉल होगा या इस लेयर पे आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। An operating system can be defined as an interface between user and hardware. It is responsible for execution of all processes, resource allocation, CPU management, file management, and any other task. The purpose of the operating system is to provide the environment in which user can execute programs in convenient and efficient way. ठीक है, ये एक चीज है जो बड़ी बुनियादी और फंडामेंटल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये हमको पता चल गई कि जी हार्डवेयर के ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तभी हमारा हार्डवेयर हमसे इंटरेक्ट करेगा, हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं एज अ यूजर, और उसकी सारी रिसोर्सेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होगा, हर चीज मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक कंप्यूटर सिस्टम का या एक सर्वर का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, यानी कि यूजर्स होंगे। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक आप अगर आप डेस्कटॉप खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यूजर्स होते हैं, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर बनता है, एक आपका अपना पर्सनल यूजर बन जाता है, आप किसी और नाम का भी यूजर बना सकते हैं, विंडोज में भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कंट्रोल पैनल से जाएं और यूजर्स में जाएं, तो वहां पर जाकर आप अपने यूजर्स बना सकते हैं इसमें। तो वो ये यूजर्स आ गए यहाँ पर, जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इस सिस्टम पे लॉग इन करेंगे इस यूजर पे, ठीक है। उनके नीचे क्या होते हैं, यूजर्स क्या रन करते हैं भाई, प्रोग्राम रन करते हैं, एप्लीकेशन। जैसे मैंने एमएस प्लेयर, मैं अगर आपको यहाँ पर ये मीडिया प्लेयर रन कर रहा हूं, तो ये मीडिया प्लेयर एक प्रोग्राम है जो मैंने रन किया है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो मैंने रन किया है, ठीक है। फिर क्या है जी, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टास्क मैनेजर की यूटिलिटी को देखें, तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बताता है। देखें, ये सारी परफॉर्मेंस बता रहा है आपको अपने सिस्टम की, कि सीपीयू पे कितना वर्कलोड है, कितना परसेंट सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, कितनी परसेंट मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, कितना परसेंट आपका डिस्क का यूटिलाइजेशन है, कितना परसेंट आपका वाईफाई का यूटिलाइजेशन है, कितना परसेंट आपका जीपीयू का यूटिलाइजेशन है। तो टास्क मैनेजर एक ऐसी यूटिलिटी है कि जो आपको ये सारी मैट्रिसेस, सारी इंफॉर्मेशन आपकी हार्डवेयर से फैच करके लाके दे रही है, ठीक है। तो टास्क मैनेजर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपको एप्लीकेशन लेयर पे ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये यूटिलिटीज प्रोग्राम हो गया। फिर क्या होता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली होगा। पहले हम जब इस लैपटॉप को खरीदें जिसमें मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं चला सकता, मुझे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वक्त मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो हार्डवेयर से बात करता है वो मशीन लैंग्वेज में करता है, क्योंकि हार्डवेयर यानी सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, या इस कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को, इस सर्वर के स्ट्रक्चर को देखें, तो सबसे नीचे वाली लेयर जो है ना, सबसे नीचे वाली इस स्टैक के अंदर, वो यहाँ पर ये उसके ऊपर आपने मशीन लैंग्वेज और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक कंप्यूटर सिस्टम का। अब बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फिर मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के ये जो 6 फंक्शंस हैं, ये मेन फंक्शन है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपके इवन कि आपके मोबाइल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो यही 6 फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है। फिर क्या करता है जी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो सबसे पहले सवाल ये कि सर प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट तो आप बाद में समझाइएगा, पहले तो ये बताएं प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोग्राम, डेफिनेशन क्या होगी प्रोसेस की, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोसेस। उसको हम प्रोसेस कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। कोई भी आपसे बात करे यार कंप्यूटर पे प्रोसेस कितने चल रहे हैं, सिस्टम पे प्रोसेस कितने चल रहे हैं, इसका मतलब है प्रोग्राम कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम विंडोज की बात करें, फॉर एग्जांपल ये टास्क मैनेजर मैंने लिया, ये टास्क मैनेजर में आया, ये देखें, ये सारे क्या है, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो इस वक्त रन हो रहे हैं। इस वक्त ये देख रहे हैं आप लोग, जो आपको प्रोसेस नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये आपके पास सारे प्रोसेसेस हैं जो रन हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर फर्ज करें इस वक्त मैं एक और प्रोसेस रन करता हूं, जैसे कि जूम का प्रोसेस रन हो रहा है, जाहिर है मैं अभी जूम से कनेक्टेड हूं। जूम ने 3 प्रोसेस रन किए हैं, यानी ये मेन प्रोसेस ये है और उसके नीचे 3 चाइल्ड प्रोसेस रन हुए हैं। ये जूम का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोसेस बना है, पहले ये प्रोसेस नहीं था। अगर मैं इसको भी टर्मिनेट कर दूं तो ये मीटिंग ही टर्मिनेट हो जाएगी ना, मेरा प्रोसेस ही किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एंड टास्क कर दूं तो ये तो प्रोसेस मेरा किल हो जाएगा। लेकिन समझाने का मकसद ये है कि ये जो जूम का प्रोग्राम है ये रन हो रहा है, दैट इज वाई ये प्रोसेस बना है। अच्छा, एक प्रोसेस मैं आपको अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सर आपकी सिर्फ एमएस वर्ड की वो स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी नहीं हो रही। ओ एक सेकंड, एक सेकंड। अब आपको शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? जी अब हो रही है, टास्क देखें, मैनेजर आ जैसे देखें ये मैं टास्क मैनेजर में आया, ये देखें, ये मैं टास्क मैनेजर में आया। टास्क मैनेजर जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि मुझे परफॉर्मेंस भी बताता है सिस्टम की, कि भाई सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है, डिस्क कितनी यूटिलाइज हो रही है, वाईफाई कितना यूटिलाइज हो रहा है, जीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है। ये सारा कहाँ से वो डेटा ले रहा है, वो हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन ले रहा है ना, उसको कैप्चर कर रहा है किसी ना किसी अपने प्रोग्राम के टास्क मैनेजर, और वो आपको डिस्प्ले दे रहा है, जस्ट लाइक अ डैशबोर्ड। आपका एक डैशबोर्ड बना हुआ ये दे रहा है। अब मैंने बताया कि जी प्रोसेसेस क्या होते हैं, मैंने आपके सामने ये लिखा था, ये नजर आ रही है अभी आपको, एमएस वर्ड नजर आ रहा है, एमएस वर्ड की जी स्क्रीन जी नजर आ रही है। जी सर, अच्छा, अब अब एमएस वर्ड की आ रही है। जैसे मैंने ये लिखा था कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोसेस। अब मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया कि ये देखें, जब मैंने टास्क मैनेजर लिया विंडोज में, तो इसने आपको प्रोसेसेस दिखा दिए। ये देखें, ये सारे आपको प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं ना, ये सारे प्रोसेसेस लिस्ट डाउन हुए हैं। ये सारे प्रोसेसेस क्यों प्रोसेसेस बने, क्योंकि ये प्रोग्राम इस वक्त मेरे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तभी ये प्रोसेसेस बने। और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से क्या मुराद होती है, इसका मतलब ये है कि सीपीयू पे वो मेमोरी के अंदर प्रोग्राम लोड हुआ हुआ है और सीपीयू उसको इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये मैपिंग हो रही है पीछे, ठीक है। तो इस वक्त इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये सीपीयू को भी यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी को भी यूटिलाइज कर रहा है, डिस्क को भी कुछ परसेंट तक यूटिलाइज कर रहा है, और नेटवर्क को भी यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है इस वक्त जूम का, इसलिए ये सारी चीजों को यूटिलाइज कर रहा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को किल कर दूं, यहां से राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दूं, तो ये सारी यूटिलाइजेशन जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस फिर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, किल हो जाएगा, और ये मीटिंग भी एंड हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको एंड नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक प्रोसेस क्रिएट करके बताता हूँ ओएस पे। देखें, मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा सीएमडी। सीएमडी एक प्रोग्राम है, जैसे ही ये प्रोग्राम रन हुआ, पीछे एक प्रोसेस क्रिएट हो गया इसके। अभी देखें आप टास्क मैनेजर में, देखें आपका एक प्रोसेस क्रिएट हुआ है सीएमडी का, ये देखें टर्मिनल का क्रिएट हो गया ना, ये क्रिएट हो गया, और इसने यहाँ पे 3 अपने सब प्रोसेसेस क्रिएट किए। और जैसे ही ये सीएमडी का प्रोसेस रन हुआ, ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ,
जैसे ही ये सीएमडी का प्रोसेस रन हुआ, फौरन ये टर्मिनल वाला प्रोसेस क्रिएट हो गया, यानी कि जैसे ही मैंने सीएमडी का प्रोग्राम रन किया, फौरन ही मेरा ये टर्मिनल वाला प्रोसेस क्या हो गया, रन हो गया, और उसने ये सीएमडी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया। ये इस वक्त प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट मेरा। मैं क्या करता हूं, मैं इसको किल कर देता हूं, खत्म। देखें टर्मिनल भी खत्म हो गया, टर्मिनल भी चला गया, सही है। फिर दोबारा चलाता हूं, फिर देख लें, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम जैसे ही मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया, पीछे क्या हो गया, प्रोसेस क्रिएट हो गया। ये देखो प्रोसेस क्रिएट हो गया। और जब प्रोसेस क्रिएट होता है, तो जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होती है, तो जब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होगी तो हमेशा याद रखना, सीपीयू भी लेगा, प्रोग्राम कंज्यूम करेगा, मेमोरी भी कंज्यूम करेगा, डिस्क भी कंज्यूम करेगा, और नेटवर्क भी कंज्यूम करेगा। और इन तमाम चीजों की मैनेजमेंट जो कर रहा होता है, कि उसने कितना परसेंट सीपीयू यूटिलाइज करना है, उतनी उसने कितनी परसेंट मेमोरी यूटिलाइजेशन करनी है, उसने कितने परसेंट डिस्क यूटिलाइजेशन करनी है, उसने कितने परसेंट नेटवर्क यूटिलाइजेशन करनी है, इस प्रोग्राम के इन हार्डवेयर से जितनी परसेंट उसने यूटिलाइज करना है चीजों को, और कब कब यूटिलाइज करना है, ये कौन मैनेज कर रहा होता है, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए मैंने ये समझाया आपको यहाँ पर एग्जांपल देके कमांड प्रॉम्प्ट की, ये कमांड प्रॉम्प्ट को अगर मैं जैसे ही किल करूंगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको टर्मिनेट करेगा, और देखें सारा लोड इस पे से आपके हार्डवेयर पे से हट गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम समझ में आया आपको। मैंने क्या लिखा था वर्ड के डॉक्यूमेंट में, मैंने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन यानी सीपीयू को मैनेज करेगा, ठीक है, मेमोरी को मैनेज करेगा, प्रोसेस की डिस्क को मैनेज करेगा, प्रोसेस के नेटवर्क इंटरफेस को मैनेज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है और वो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस बनता है, ओएस उसको प्रोसेस ट्रीट करता है, तो वो प्रोसेस सीपीयू को भी कंज्यूम करता है, मेमोरी को भी कंज्यूम करता है, डिस्क को भी कंज्यूम करता है, और नेटवर्क को भी कंज्यूम करता है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर ये चीज बताएं, यहां तक सबको समझ में आ गया है, तो फिर मैं आगे ये 3-4 चीजें वो भी बता दूं आपको। मैडम पूछ लें, अभी तक यहां तक समझ में आया सबको। जी सर, किसी को सबको। कोई ऐसा हो स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, सर आपकी विंडो कौन सी है, मेरी विंडोज भाई पता नहीं कौन सी है, मैं अभी देख के बता देता हूँ। सही है, ठीक है जी, ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, फिर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन, ये दूसरा काम। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, कि अगर एक प्रोसेस, फर्ज करें जूम का प्रोसेस है, ये जूम की एप्लीकेशन रन हो रही है, तो उसके पीछे उसका प्रोसेस क्रिएट हुआ है ना, इसका। अच्छा, इसको एक और अच्छे आसान तरीके से इस तरह समझें, कि जब आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, इसका मतलब उसके पीछे उसका प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। हर एप्लीकेशन के पीछे उसका एक प्रोसेस होगा, इस तरह याद रखिएगा। यही चीज लिनक्स में भी समझेंगे, वहां पे भी जब हम कोई एप्लीकेशन रन करेंगे, पीछे प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक है, कौन ये काम करता है, प्रोसेस क्रिएट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो हम जैसी जैसी मैं कोई एप्लीकेशन रन करूंगा, उसके पीछे प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। ये देखें एमएस वर्ड की 2 एप्लीकेशन है, मैंने अभी जो जिस एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें वो ये वाली एप्लीकेशन है, जो कि मैं जिसमें आपको ये पूरे नोट्स बना के मैंने आपको दिए। ये है वो एप्लीकेशन जो रन हो रही है, इसके पीछे ये प्रोसेस क्रिएट हुआ है, ये देखें। और ये एक सीपीयू भी कंज्यूम कर रहा है, अगर मैं इसको किल कर दूं यहाँ से, तो ये बंद हो जाएगा प्रोसेस यहाँ से। ठीक है, तो हर एप्लीकेशन के पीछे एक प्रोसेस है। अब क्या था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, भाई होता क्या है, कि अगर फर्ज करें एक एमएस वर्ड का प्रोग्राम है और एक जूम का प्रोग्राम है, ये 2 प्रोग्राम है, और ये दोनों प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं। किसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं। अज्यूम कर लें कि मेमोरी 100% फुल है, 100% फुल है मेमोरी। अभी तो आपको 24% दिखा रहा है ना, एक अजम्पशन कर लें कि ये 100% फुल है जी मेमोरी। अब ये एमएस वर्ड में अगर मैं कुछ लिख के टाइप करके सेव करूंगा, तो वो पहले रैम में जाएगा सेव होने के लिए, तो वहां तो जगह ही नहीं है। फिर जूम के ऊपर कुछ मैं चैट पे टाइप करूंगा, वो भी जाएगा रैम में पहले सेव करने के लिए, वहां पे जगह ही नहीं है। तो ये जो 2 प्रोसेसेस जब सेम टाइम में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, और उस हार्डवेयर रिसोर्स के पास जगह ना हो, या वो हार्डवेयर रिसोर्स दोनों की रिक्वेस्ट को एक साथ कैसे फुलफिल करे, इस चीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए, इसको जिसे कहते हैं ना, कि एक रिसोर्स को एक वक्त में एक चीज मिले और एक्सक्लूसिवली मिले, ऐसा नहीं हो कोई दूसरा प्रोग्राम एमएस वर्ड के एरिया को
जो है वो क्रॉस करते हुए उसकी मेमोरी एरिया में जाके लिख दे, तो वो तो प्रोग्राम आपस में लड़ पड़ेंगे, क्रैश हो जाएंगे। तो इन प्रोग्राम्स को आपस में लड़ने से बचाने के लिए, ताकि वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और वन बाय वन करें, इन सीक्वेंस करें, एक्सक्लूसिवली करें। ऐसा नहीं हो कि दोनों एक साथ जाएं और जंप इन हो जाएं एक ही मेमोरी एरिया में और वो क्रैश कर दे मेमोरी को और ऑपरेटिंग सिस्टम ही बस्ट हो जाए। नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इनको एज अ ट्रैफिक कॉप काम करता है। आप जैसे देखें ना, अगर मैं दो आने जाने वाली सड़कें एक साथ खोल दूंगा, मैं अगर एक ट्रैफिक कॉप हूं, एक ट्रैफिक पुलिस वाले का क्या काम होता है कि वो ट्रैफिक को मैनेज करता है, ठीक है। तो वो इस तरह से मैनेज करता है कि एक वक्त में एक सड़क को खोला जाए ताकि वहां की ट्रैफिक निकल जाए, फिर उसको रोक के फिर दूसरी सड़क की ट्रैफिक को खोला जाए। अगर वो सारी सारी सड़कों की ट्रैफिक को एक साथ खोल देगा, मुझे ये बताएं क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। इन तमाम चीजों को, ये जो सारी मैनेजमेंट है प्रोसेसेस की, आपस में कोलिजन से बचने के लिए, आपस में एक दूसरे से कोलाइड से बचने के लिए, डेडलॉक होने के लिए, से बचने के लिए, ये पूरी जो चीज है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कौन करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसके बाद क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजमेंट भी कर रहा होता है। प्रोसेस को जाहिर है मेमोरी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जूम का प्रोग्राम चला रहा हूँ, ये आपके सामने है, ये जूम का प्रोग्राम अगर चल रहा है मेरे यहाँ पे टास्क मैनेजर के अंदर, तो उसको मेमोरी चाहिए ना। वो मेमोरी की डिमांड करेगा। मेमोरी की डिमांड किससे करेगा? जूम के एप्लीकेशन को तो नहीं पता मेमोरी कैसे मिलेगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड करेगा, क्योंकि जूम का प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो जब डिमांड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी दे देगा। जैसे कि इस वक्त कितनी मेमोरी दी हुई है उसने जूम के प्रोग्राम को? दी हुई है 377 MB दी हुई है। तो ये किसने दी है इसको मेमोरी? ये दी है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है। और इस वक्त मेरी रिसोर्सेज का, जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड रिसोर्सेज है, उसका टॉप कंज्यूमर भी यही है, जूम का प्रोग्राम है। 29% सबसे ज्यादा सीपीयू भी ये यूटिलाइज कर रहा है, सबसे ज्यादा मेमोरी भी ये यूटिलाइज कर रहा है, और मेरा नेटवर्क इंटरफेस भी ये यूटिलाइज कर रहा है 0.2 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि मैं इस वक्त सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं ना कि एक्टिवली काम कर रहा हूँ, जूम पे कर रहा हूँ, इस वजह से, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। फिर क्या करता है जी? सीपीयू शेड्यूलिंग भी करता है। हाँ, अब सीपीयू तो मेरे पास भाई कितने हैं लगे हुए, ये तो देखें पहले। परफॉर्मेंस में आते हैं, सीपीयू में आए, यहाँ पे देखिए मेरे पास सीपीयू कितने लगे हुए, कोई बता सकता है कितने सीपीयू लगे हुए मेरे पास? जरा मैं देखूं कितना पीछे पड़ के आए हार्डवेयर शार्डवेयर। हाँ जी, कितने सीपीयू लगे हुए आपके सामने है पिक्चर, कोई बता दें कितने सीपीयू हैं इस वक्त मेरे सिस्टम में लगे हुए? ये नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैडम सर, आ किसी ने रही है। बताया? हाँ मैडम, किसी ने बताया कितने सीपीयू लगे हुए? हाँ, जी सबा ने बताया 2। सही है। दो गुलाम कोर्स हुसैन ने अकेले, बताया 1। कौन कह रहा है वन? कौन कौन कह रहा है? गुलाम हुसैन। और डेल भी नहीं, कह रहे हैं वन 1। वन सीपीयू जरूर है, लेकिन वो उसके अंदर जो है ना, जो आपके लॉजिकल प्रोसेसर है वो 4 हैं, क्वाड कोर है। बेसिकली फिजिकल कोर 2 हैं, लेकिन लॉजिकल कोर 4 हैं। वो मैं भी आपको बताऊंगा जब वर्चुअलाइजेशन बताऊंगा ना, देखिए वहां पर ये चीज बताऊंगा कि एक फिजिकल कोर जो है वो 2 वर्चुअल कोर्स क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए ये आपको 4 प्रोसेसर दिखा रहा है। एनीवे, तो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 कोर्स ही लगी हुई है। सही है, जिसने जवाब दिया, ये 2 कोर्स ही लगी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास 2 सीपीयूज हैं, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग, अब अच्छा सीपीयू 2 हैं, लेकिन जरा प्रोसेस काउंट करें मेरे कितने हैं, ये तो चेक करके बताएं कितने प्रोसेस हैं भाई। 70 प्रोसेस तो ये हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। 70 प्रोसेस सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोसेस हैं, 70। और ये काउंट करें तो 8 प्रोसेस मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 8 प्रोसेस हो गए। तो अगर मैं इस पिक्चर को देखूं, सॉरी, अगर मैं इस पिक्चर को देखूं, ये है ना वो पिक्चर जो हमने अभी बनाई थी, ये रही। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने? 8 हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरनल प्रोसेस हैं, ये यूटिलिटीज और सिस्टम सॉफ्टवेयर मिला के वो कितने? वो 70 हैं। अब 70 + 8 आप करें तो कितना काउंट बन गया भाईजान? ये बन गया 78। 78 प्रोसेस हैं, और सीपीयूज कितने हैं मेरे पास? 2। तो ये कैसे मैनेज होगा भाई? 70 प्रोसेस और सीपीयू 2। तो दो दो जो सीपीयू हैं वो 70 प्रोसेस चला लेंगे? कैसे चल रहे होंगे ये प्रोसेस? सोचा है कभी ये कैसे चला रहा होगा और कौन चला रहा होगा इनको? हर प्रोसेस सीपीयू की डिमांड कर रहा होगा। हर प्रोसेस सीपीयू की डिमांड कर रहा होगा। किससे डिमांड कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड कर रहा होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है फिर? ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू की शेड्यूलिंग करता है। फिर वो ऐसी स्केड्यूलिंग करता है जो कि आपके अभी ज़हनो गुमान में भी नहीं है। वो इस तरह से शेड्यूलिंग कर रहा है पीछे प्रोसेसेस की बैकग्राउंड में, कि हर प्रोसेस को 78 पीस
उसने 78 जो प्रोसेसेस हैं उनको 2 कोर्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ प्रोसेसेस वो एक कोर को दे रहा होगा, कुछ प्रोसेसेस वो दूसरी कोर को दे रहा होगा और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये सारी शेड्यूलिंग पीछे कौन कर रहा है कि हर प्रोसेस को सीपीयू भी मिले और एफिशिएंटली वो काम भी करे, एक नॉर्मल स्पीड से प्रोसेस भी चले। अब अगर फर्ज करें मैं सीपीयू देना बंद कर दूं प्रोसेसेस को, मुझे ये बताएं क्या होगा? इसी वक्त मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो सारे प्रोसेस सब स्टक हो जाएंगे, सब स्टक हो जाएंगे, ठीक है, हैंग हो जाएंगे, क्रैश कर जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि सीपीयू शेड्यूलिंग भी कर रहा है। तमाम प्रोसेसेस को, जितने भी मल्टीपल प्रोसेसेस 78 हो, 1000 हो, जितने भी हो, उन सबको सीपीयू भी दे रहा है वो, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? फाइल मैनेजमेंट कर रहा है। ये बहुत सब बड़ा इंपॉर्टेंट काम। फाइल मैनेजमेंट कैसे कर रहा है कि भाई मैं अभी अगर कोई फाइल क्रिएट करता हूं, ये अभी मैं कोई भी फाइल बना लेता हूं, यहाँ पर ये देखें, ये मैं आया, यहाँ पर मैंने नोटपैड लिया, नोटपैड में मैंने कुछ भी टाइप करना शुरू कर दी, ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली ना। इस फाइल को मैं कुछ भी नाम दे लूं, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको अपनी ड्राइव पे, कोई भी ड्राइव मेरे पास है उस पर मैंने सेव कर लिया, इसको abc.txt के नाम से सेव कर लिया। चले जी, अपने मैंने ये डाउनलोड के फोल्डर में ही कर लिया, सी में डाउनलोड का फोल्डर है मेरा, इस पे मैंने सेव कर लिया, ये फाइल सेव हो गई। फाइल सेव हो गई, फाइल को एक नाम भी मिल गया। अब दोबारा फ्यूचर में मैं अगर इसको रिट्रीव करना चाहूंगा तो डबल क्लिक करूंगा, फाइल भी मेरे पास उठ के आ जाएगी ना, ओके, दोबारा ओपन हो गई ये फाइल। तो ये फाइल मैनेजमेंट, ये दोबारा से फाइल को लेके आना, फाइल में डेटा को सेव करना और डिस्क के ऊपर लेके जाना, फिर डिस्क से लेकर आना, वापस मेमोरी में लेकर आना, ये कौन काम कर रहा है सारा? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं डबल क्लिक करके, लेकिन काम कौन पीछे कर रहा है बिहाइंड द सीन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फाइल मैनेजमेंट। फिर सिक्योरिटी, कि मैं इस वक्त जिस यूजर से लॉग इन हूं, फर्ज करें मैं जिस यूजर से लॉग इन हूं उसका नाम ये है, मैं इस यूजर से लॉग इन हूं इस वक्त, ठीक है। मैं तो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक यूजर है जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है। मैं अगर कोई और यूजर भी क्रिएट करना चाहूं तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो वो यूजर को अगर मैं एक्सेस दूंगा अपने सिस्टम का, बताऊंगा उसको एक यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा, तो वो यूजर उसको एक्सेस करके काम कर सकता है ना। इसका मतलब है ये यूजर और एक यूजर वो जो मैं बनाऊंगा, वो दोनों ऑथराइज यूजर होंगे, वो इस सिस्टम पे लॉगिन करके अपने काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, आपको यूजर मैनेजमेंट भी दे रहा है कि आप उससे मल्टीपल यूजर डिफाइन कर सकते हैं। एक यूजर आपने बना लिया अपने एडमिन स्टाफ के लिए। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी है, आपका एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक आपका एडमिन डिपार्टमेंट है। आपने एक यूजर बनाया एडमिन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, एक यूजर बनाया आपने एचआर डिपार्टमेंट के लिए, एक यूजर बनाया आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, एक यूजर बनाया आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। ये आपने यूजर बना लिए 4-5, और इन 4-5 यूजर्स को इस सिस्टम पे, इस लैपटॉप पे बनाकर, और उनके पासवर्ड जो है आपने कंसर्न रिसोर्सेज को, एचआर का पासवर्ड और एचआर का यूजर दे दिया एचआर के यूजर को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के यूजर को, फाइनेंस डिपार्टमेंट का यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट के यूजर को। तो इस सिस्टम पर जो भी यूजर लॉगिन करेगा एचआर का, वो एचआर का यूजर यूज करके करेगा और अपना काम कर लेगा। वो आपके काम को, मार्केटिंग के यूजर के काम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी तरह फाइनेंस का जो यूजर होगा वो फाइनेंस का काम कर लेगा, वो मार्केट और एचआर के यूजर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये जो पूरी यूजर मैनेजमेंट का एक उसने जाल बिछाया, एक लेयर बिछाई, ये किसने बिछाई है? ये कौन आपको फैसिलिटी दे रहा है? ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओएस के यूजर्स बना सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और हर यूजर का अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड होगा और एक सेपरेट एरिया ऑफ वर्क होगा, वहां पे वो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसका? सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर प्लस ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फायरवॉल की फैसिलिटी भी देता है। भाई कैसे देता है? फायरवॉल क्या होती है पता है कुछ? अभी आप लोगों ने, काफी लोगों ने पढ़ा भी है फायरवॉल के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। क्या होती है फायरवॉल, कोई बताएगा? हाँ जी, मैडम किसी से पूछें फायरवॉल क्या होती है। ठीक है, जैसे देखें विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने इस फायरवॉल को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये जितने भी, जो भी प्रोग्राम्स, अननोन प्रोग्राम्स जिनको आप जानते नहीं है, जो ओवर द नेटवर्क आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, आप ब्राउजर से जब कोई किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, कभी देखा होगा एकदम से आपके पास एक पॉपअप आ जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम पे डाउनलोड होने के लिए जा रहा है, क्या आप इसको अलाउ कर रहे हैं? तो वो जो रोकता है, प्रोटेक्शन देता है आपको अननोन प्रोग्राम्स को डाउनलोड होने के लिए, वायरसेस को डाउनलोड होने के लिए आपके सिस्टम पे, वो कौन प्रोटेक्शन दे रहा होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने पास किया होता है, ऐसी फायरवॉल को इंप्लीमेंट किया होता है जो कि अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को, अननोन ट्रैफिक को, अननोन प्रोग्राम्स को, अनऑथराइज्ड प्रोग्राम्स को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होने देती,
आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है, ताकि आप विदाउट एनी आउटेज, विदाउट एनी अनअवेलेबिलिटी अपना काम पीसफुली कर सकें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बड़े बड़े फीचर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी चीजें फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे, लेकिन आज अभी हम ये कर लेते हैं आगे चलकर कि हम आज एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं चीजें आपको वर्चुअलाइजेशन की बता दूं, बाकी चीजें मैं बाद में कवर करूंगा, फिर मैं आपको पहले पहले थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन की बता दूं। अच्छा, अभी इस वक्त देखें क्या हुआ है। वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्निक कि जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि आप अपनी हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर मल्टीपल मशीन्स बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास इस वक्त अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास टास्क मैनेजर है मेरा। ठीक है, इसमें अगर मैं अपने हार्डवेयर को देखूं तो ये मेरा हार्डवेयर है, टोटल सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है और ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके ऊपर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं? इस वक्त इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, जिसको मैं कह रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके ऊपर आपने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर आपने युबंतु का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर आपने ओरेकल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर आपने जो है वो काली लिनक्स को भी इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर आपने आल्मा लिनक्स को भी करना है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें कैसे इंस्टॉल होंगे, मुझे ये बताएं। क्योंकि इस वक्त हार्डवेयर पे जो बेस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो तो मेरा क्या हुआ है, वो तो विंडोज हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि विंडोज के ऊपर मुझे कोई ना कोई एक ऐसी लेयर चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करे। क्योंकि फिजिकल हार्डवेयर से तो कौन बात कर रहा है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बात कर रहा है भाई। फिजिकल हार्डवेयर से आपके कौन बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बात कर रहा है। क्योंकि आपने इस हार्डवेयर के ऊपर, इस लैपटॉप के हार्डवेयर के ऊपर जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज था, इसलिए वो बेस बन गया। अब इस बेस के ऊपर आपको क्या चाहिए? आपने बोला कि मुझे तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, तो उन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और लेयर को लेड आउट करेंगे, एक और लेयर बिछाएंगे, उसको कहते हैं वो वर्चुअलाइजेशन लेयर होगी। वो क्या करेगी, इन फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज कर देगी उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लें कि वर्चुअलाइजेशन इज अ क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन ऑफ द एक्चुअल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वीएम्स की फॉर्म में, वर्चुअल मशीन्स की फॉर्म में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे वो फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे, वो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, वो वर्चुअल सर्वर होंगे, वो वर्चुअल स्टोरेजेस होंगी, वो वर्चुअल नेटवर्क होंगे, जो कि मैप किस पे हो रहे होंगे, इसी फिजिकल हार्डवेयर पे मैप हो रहे होंगे। ठीक है, और उनको मैप कौन करवा रहा होगा इन फिजिकल हार्डवेयर पे? हमारा वर्चुअल सॉफ्टवेयर मैप करवा रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर है वो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। आप लोगों के पास दो तरीके से वर्चुअलाइजेशन हो सकती है। एक वर्चुअलाइजेशन होती है जिसको कहते हैं कि टाइप 0 की वर्चुअलाइजेशन, और एक होती है टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, ये जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है इसको हाइपरवाइजर भी कहा जाता है। कई जगह पर आपको इसको हाइपरवाइजर मिलेगा, कई जगह पे आपको ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा लिखा हुआ, इसको वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का। पूरा क्लाउड जितना भी इस वक्त एडब्ल्यूएस का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर का क्लाउड है, गूगल प्लेटफॉर्म का क्लाउड है, ऑरेकल का क्लाउड है, तमाम क्लाउड प्लेटफॉर्म जितने भी है और जितने भी इस वक्त इंडस्ट्री वाइड काम हो रहा है, सारा काम वर्चुअलाइजेशन पे हो रहा है। ठीक है, उन्होंने एक फिजिकल हार्डवेयर को इंस्टॉल किया है, एक फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है और उसके ऊपर मल्टीपल ओएसएस इंस्टॉल कर दिए हैं। जैसे देखें, ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं, मेरा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, दो पिक्चर्स आपके सामने है। पहली पिक्चर में क्या है कि ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अगर मैं इस लैपटॉप की एग्जांपल दूं तो इस लैपटॉप का ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल है और इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस रन हो रही हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, मैं एंड यूजर हूं, मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। मैंने कहा कि भाई मैं दूसरा हार्डवेयर नहीं खरीदूंगा, ना मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदूंगा, मुझे इसी हार्डवेयर और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दो लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए जिनके ऊपर मेरी सेपरेट एप्लीकेशंस रन होंगी। एक पे मैं पाइथन की एप्लीकेशन रन करूंगा, एक पे मैं नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन रन करूंगा, एक के ऊपर जो है मैं टाइपस्क्रिप्ट की एप्लीकेशन रन करूंगा। तीन एप्लीकेशन रन करूंगा, एक पे मैं टाइपस्क्रिप्ट की एप्लीकेशन रन करूंगा, एक पे मैं पाइथन की एप्लीकेशन रन करूंगा, एक के ऊपर मैं नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन रन करूंगा। मुझे इसी पे चाहिए। तो अब मैं तो फंस गया, मेरे पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने ये कहा कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं क्या करता हूं,
मैं क्या करता हूं कि मैं आपको इस तरह से, मेरा ये हार्डवेयर है नीचे, उसके ऊपर मैंने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। उस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर से मैंने क्या किया, दो वर्चुअल मशीन्स बनाई। एक वर्चुअल मशीन ये बनाया, इसका नाम मैंने रखा VM1। एक और वर्चुअल मशीन बनाई, उसका नाम रखा VM2। अब ये जो वर्चुअल मशीन्स बनी हैं, हर वर्चुअल मशीन के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क इंटरफेस आ सकती है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो सकती हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट सीपीयू इंस्टॉल हो सकते हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट मेमोरी इंस्टॉल हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्चुअल मशीन है, ये कंप्लीट मशीन बन गई एक तरीके की, यानी एक फिजिकल मशीन के ऊपर ही मैंने एक वर्चुअल मशीन बना ली। फिर उसी फिजिकल मशीन के अंदर मैंने एक और वर्चुअल मशीन बनाई, उसको नाम मैंने दे दिया VM2 का। इसके ऊपर मैंने अपनी पाइथन की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली ऐप1 के नाम से, और यहाँ VM2 के ऊपर मैंने अपनी दूसरी एप्लीकेशन Next.js की इंस्टॉल कर ली ऐप2 के नाम से। तो मैंने एक हार्डवेयर को और एक पीसी को यूज करते हुए दो VMs बना ली। तो दैट इज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये वर्चुअलाइजेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज को वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करवाता है। अभी अगर आप देखें, अगर मैं देखूं तो मैं इस वक्त अपने सिस्टम को अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं। मैं अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं। देखें इस वक्त मेरा सीपीयू खड़ा हुआ है कितने पे, 35% पे। ठीक है, मेरी मेमोरी खड़ी हुई है 7% पे, यानी 7 GB यूज हो रही है, जबकि कितनी इंस्टॉल्ड है, 32 GB। तो जो बाकी मेमोरी इंस्टॉल्ड है भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी कंज्यूम कर रही है ना, लेकिन क्या मैं उससे उतनी प्रोडक्टिविटी ले पा रहा हूं? नहीं ले पा रहा। तो मैं अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं इस वक्त रिसोर्सेज को, और ये मैं अपने पैसे भी जाया कर रहा हूं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा मेरी कंज्यूम हो रही है। तो अगर मैं इसी फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर, एक तो ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना, मैं अगर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल कर दूं, उनको 8-8 GB दे दूं, तो अब मेरी मेमोरी भी ज्यादा है जो मेरे पास अवेलेबल है। ऑलरेडी मेरे पास जगह तो अवेलेबल है ना करने की। तो मैं दे सकता हूँ सीपीयू की एक कोर भी उसको एलोकेट कर सकता हूँ, डिस्क भी एलोकेट कर सकता हूँ, और उसको वाईफाई भी दे सकता हूँ। तो ये आपने देखा कि जो वर्चुअलाइजेशन होती है उससे बेनिफिट क्या मिलता है, आप अपने रिसोर्सेज को बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन की एक एग्जांपल ये भी है कि दो तरीके की स्केलिंग होती है। अगर आप ये टाउन प्लानिंग करते हैं ना, जो लोग सिटी की प्लानिंग करते हैं, आप देखिए अपार्टमेंट में और सिंगल हाउस में क्या फर्क है। अगर ये इसको समझने के लिए कि वर्चुअलाइजेशन को आपको फायदा क्या होता है, बना वर्चुअलाइजेशन करने से क्या फायदा होता है, कि जैसे देखें, एक अगर आप फर्ज करें 400 गज का आपका प्लॉट है, या फर्ज करें 400 गज का आपका एक लैंड है आपके पास, और अगर आपको वहां पर, लेट से मैं कहता हूं कि जी 100 फैमिलीज को आपने अकोमोडेट करना है, कैसे करेंगे अकोमोडेट? उस पे आप अपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है, उस पे आप अपार्टमेंट बनाएंगे, वर्टिकली स्केल कर देंगे, उसको स्केल अप करेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एम्पायर आपकी बनेगी, ये फर्ज करें ये आपका हार्डवेयर जो है, ये 400 स्क्वायर यार्ड का आपका एक प्लॉट है। उस प्लॉट के ऊपर आपने क्या कर दिया, वीएम्स बना दी, 100 वीएम्स बना देंगे, हर वीएम एक फैमिली को दे देंगे। यानी कि ये उसका एक, सपोज करें उसका एक अपार्टमेंट हो गया, अपार्टमेंट नंबर 1 हो गया एक फैमिली का, अपार्टमेंट नंबर 2 हो गया दूसरी फैमिली का। अच्छा, और वो सारी फैमिलीज क्या करेंगी, सेम यहाँ पर जो भी यूटिलिटीज की लाइन आ रही होंगी, गैस की लाइन आ रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आ रही होगी, वाटर की लाइन आ रही होगी, सब शेयर करेंगी, सारे अपार्टमेंट्स उसी उन्हीं रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो ये है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट प्लानिंग। इससे आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लैंड बचा ली अपनी, जिसको कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और फिर दूसरे पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दुनिया के अंदर जो टाउन प्लानिंग होती है, वो जो टाउन होते हैं वो वर्टिकली जाते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं जाते। हॉरिजॉन्टल स्पेस को बचाया जाता है, ठीक है। तो यही चीज अगर आप वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में देखें, तो ये जो हमने हार्डवेयर, ये जो लैंड ले ली है भाई, इसको यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली, ये भी अंडर यूटिलाइज हो रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला सर हम इसमें क्या करते हैं, 4 VMs और इंस्टॉल कर देते हैं। हमारे को आप एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम 4 VMs बना लेंगे इस तरह। तो ये फायदा होता है वर्चुअलाइजेशन का। समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है। अगर अभी भी किसी को वर्चुअलाइजेशन समझ में नहीं आई तो बताएं मुझे। मैं ये बात कर रहा था कि भाई ये मेरा जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मैंने अभी आपसे बात की, जो सिस्टम है ना, ये अंडर यूटिलाइज हो रहा है। अब मैंने इसमें बनाने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है लिनक्स का। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा पहले। अब मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम तो बन गया है ना, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, ये बना हुआ है मेरे पास, ये रहा मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी मैंने हार्डवेयर बना लिया, हार्डवेयर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, उसके ऊपर मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर होगा जो मुझे ये वीएम्स की कैपेबिलिटी देगा बनाने की, ठीक है। तो वो इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा सीएमडी, सॉरी सीएमडी आया, और यहां पर एक यूटिलिटी होती है, विंडोज का एक प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं WSL। क्या कहते हैं, WSL। WSL का मतलब है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ठीक है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स।
विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने अपना एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर दिया है आप लोगों को, जो कि बहुत एफिशिएंट है और बहुत कम ही रिसोर्सेज लेके, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही थिन सा एक वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज लेता है और आपको ये कैपेबिलिटी दे देता है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर ये 400 गज का प्लॉट है, तो इस प्लॉट के ऊपर मेरे भाई आप अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। करेंगे क्या? उसके लिए करेंगे ये कि हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, WSL -L एंड -O। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। WSL -L -O आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि जी इस वक्त ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के जिनको मैं इंस्टॉल कर सकता हूं। यानी कि जो आपको WSL का इंजन है या जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है, वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकती है। उसके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकती है, डेबियन लिनक्स को इंस्टॉल कर सकती है, काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकती है। अच्छा, काली लिनक्स जो है ना, ये वो नीली पीली काली नहीं है। ये काली लिनक्स जो है, ये ज्यादातर जो है ये फॉरेंसिक्स के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं, इथिकल हैकर्स होते हैं, वो इसको यूटिलाइज करते हैं कि ये स्पेशली डिजाइन की गई है, बनाई गई है साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जो हैकर्स होते हैं, जो इथिकल हैकर होते हैं, यानी जिनको ऑर्गेनाइजेशन खुद हायर करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं, आईटी की हैं, हमारे सिस्टम्स की जो वीकनेसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करे। तो फिर काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए हैकर्स जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो ये काली लिनक्स इसलिए बनाई गई है। फिर उबंटू की लिनक्स है, जो कि डेस्कटॉप वर्जन है लिनक्स का, बड़ा अच्छा वर्जन है, जो कि डेबियन लिनक्स पे बेस्ड करता है। फिर आपके पास ओरेकल लिनक्स है, ओरेकल ने भी अपनी लिनक्स बनाई हुई है। ठीक है, फिर ओपन सोर्स लिनक्स है, सूसी लिनक्स भी बनी हुई है, ये भी एक टाइप की लिनक्स है। तो ये लिनक्स के आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वर्जन है, मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स हैं, हर एक ने लिनक्स बनाई हुई है। तो आप इस वक्त WSL के थ्रू, यानी कि विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के थ्रू कितने लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं? ये सारे लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे, WSL माइनस लिखेंगे, इंस्टॉल। अब आप फर्ज करें कि आप बोल रहे हैं कि जी मुझे काली लिनक्स इंस्टॉल करनी है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ से लिखा, पकड़ा काली लिनक्स, और इसको यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया काली लिनक्स। ठीक है, ये चीज नजर आ रही है। और उसके बाद में क्या करूंगा, एंटर। तो अभी मेरे पास कुछ ही देर में काली लिनक्स। अच्छा, अगर आपके पास फर्ज करें WSL इंस्टॉल नहीं हुआ होगा ना, आप जब लैपटॉप पे अपने इंस्टॉल करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा WSL की सर्विसेज भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। तो WSL जब इंस्टॉल, जो भी लिनक्स का पहला वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ ऑटोमेटिकली WSL भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये अभी काली लिनक्स इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। ये जो काली लिनक्स इंस्टॉल हो रही है, ये इंटरनेट से डाउनलोड होकर हो रही है। ठीक है, तो जैसी इंटरनेट की स्पीड होगी, इंस्टॉलेशन भी उसी स्पीड से होगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ी देर में क्या करेगा, काली लिनक्स को इंस्टॉल कर देगा। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाना है। तो इस वक्त मैंने पहले जो इंस्टॉलेशन की हुई है, मैंने -L करके मैंने आपके पास देखें उबंटू को डाउनलोड किया हुआ, यानी उबंटू मैंने इंस्टॉल की हुई है और डेबियन को इंस्टॉल किया हुआ है। 2 लिनक्स के वर्जन मैंने इंस्टॉल किए हैं। उबंटू को इंस्टॉल किया हुआ है और डेबियन को किया हुआ है। अब बात यह है कि मैं उबंटू और डेबियन को एक्सेस कैसे करूंगा। अच्छा, WSL में अगर आप कोई लिनक्स डिफाइन ना करें और खाली लिख दें WSL इंस्टॉल, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उबंटू जो है ना वो डाउनलोड होगा, बाय डिफॉल्ट उबंटू डाउनलोड होगा। अगर जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे WSL इंस्टॉल और एंटर करता हूं, तो ये आपके पास क्या कह रहेगा, उबंटू इज ऑलरेडी इंस्टॉल। देखिए इसने मैसेज दिया कि भाई उबंटू आपके पास पहले इंस्टॉल हुआ। इसका मतलब इसने सबसे पहले जो इंस्टॉल करने गया, अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाई नहीं करेंगे WSL के बाद, तो वो बाय डिफॉल्ट किसको इंस्टॉल कर देगा, वो उबंटू को इंस्टॉल कर देगा। और उसने लॉन्च कर दिया और मुझे उबंटू का प्रॉम्प्ट भी दे दिया। pwd करूंगा तो मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी आ गई लिनक्स की। अगर df करूंगा तो ये फाइल सिस्टम देख रहे हैं, ये सारे लिनक्स की कमांड जो चलना शुरू हो गई हैं। df से क्या होता है, आपके पास जो फाइल सिस्टम्स बने हुए होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर मैं इसका परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे टास्क मैनेजर देखा, यहाँ पे मैंने टास्क मैनेजर देखा ना, एक सेकंड रुके, ये टास्क मैनेजर में मैंने ये परफॉर्मेंस देखी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू टास्क मैनेजर आपको परफॉर्मेंस दिखाता है आपके हार्डवेयर की। तो लिनक्स में ऐसी कौन सी यूटिलिटी है जो परफॉर्मेंस दिखाएगी? उसके लिए टॉप की कमांड चलाते हैं। टॉप की यूटिलिटी क्या होती, कि वो आपको पूरा डिस्प्ले दे देगी कि इस वक्त आपके पास कितने सीपीयू इंस्टॉल्ड हैं और सीपीयू पे वर्कलोड कितना है, कितनी मेमोरी जो है वो इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, और कितनी मेमोरी फ्री है, कितनी मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है, कितने प्रोसेसेस हैं जो रन हो रहे हैं, कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं, 34 प्रोसेस रन हो रहे हैं, इसका स्वैप स्पेस कितना है, ये सब चीजें देख रहे हैं। ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि रन हो रहे हैं लिनक्स के अंदर, या लिनक्स के अंदर देखा पाइथन 3 का भी प्रोसेस रन हो रहा है, इसका मतलब पाइथन भी चल रही है इसके अंदर। आ रही चीज समझ में? तो ये है जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडोज के ऊपर इंस्टॉल हुआ है।
और ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है। और ये वर्चुअल मशीन किसने बना के दी है आपको? ये बना के दी है WSL ने, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के थ्रू हमने बनाई है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूं तो इस लिनक्स को अनइंस्टॉल भी कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, इसमें अनइंस्टॉल भी कर सकता हूं। जिस तरह WSL आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देता है ना, इसी तरीके से। अच्छा, यहाँ से लिनक्स से अगर आपने एग्जिट करना है तो क्या करेंगे? अच्छा, अगर आप मैं सीपीयू देखना चाहूँ इस वक्त कितने, तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए कमांड होती है कैट स्लैश proc स्लैश सीपीयू इन्फो। सीपीयू इन्फो जैसे मैं करूंगा तो ये मेरे पास सीपीयूज की लिस्ट आ गई पूरे उसके मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो इस वक्त मेरे पास कितने प्रोसेसर लगे हैं? जीरो प्रोसेसर, जीरो लगा हुआ है। और किस वेंडर का लगा हुआ है? इंटेल कोर का लगा हुआ है, इंटेल का लगा हुआ है, और उसकी स्पीड ये है सीपीयू की। ठीक है। और एक जीरो, फिर वन, और फिर टू, और फिर थ्री, यानी कि वर्चुअल प्रोसेसर्स कितने हैं? चार है मेरे पास, यानी कि चार सीपीयू इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड है। फिजिकल कोर्स मेरे पास दो हैं, और हर कोर के ऊपर दो वर्चुअल सीपीयू बने हुए हैं। तो टोटल सीपीयू कितने हो गए? चार हो गए। ठीक है। इसकी डिवीजन ऐसी होती है कि अगर आपके पास फिजिकल कोर दो हो ना, तो आप एक कोर के ऊपर दो वर्चुअल सीपीयू बना सकते हो। इसको वीसीपीयू कहा जाता है, वर्चुअल सीपीयू कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने जब वीएम बनाते होंगे ना, अभी आपने क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम की या क्लाउड की भी ट्रेनिंग की है, एजोर की, ऑरेकल की, तो वहां पे वो बात करते होंगे वीसीपीयू कितने हैं। तो वीसीपीयू का मतलब होता है वर्चुअल सीपीयू। ठीक है। ये यही वाले होते हैं कि फिजिकल कोर के ऊपर जो वर्चुअल सीपीयू बने होते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हमने अगर फर्स्ट करें इस वक्त इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आना है, तो हम क्या करेंगे? एग्जिट लिखेंगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप बाहर आ जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है। ये हम लॉग आउट हो गए। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसमें से ये जो मेरे पास उबंटू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसको अनइंस्टॉल कर दूं। तो सिंपल है, मैं WSL लिखूंगा, माइनस माइनस अनरजिस्टर लिखूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा उबंटू। तो ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास से अनइंस्टॉल हो गया। अब मैं अगर WSL-L करता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया? डेबियन लिनक्स आ गया खाली, उबंटू अनइंस्टॉल हो गया। ठीक है। अच्छा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप फाइल एक्सप्लोरर में आएंगे, जब आप WSL को इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में आएंगे, तो यहाँ पर देखें आपको ये पेंगुइन का ये आइकॉन बना हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप WSL इंस्टॉल करके लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, ये पेंगुइन का आइकॉन पे क्लिक करें, तो ये देखें ये आ गया डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे, देखें ये सारी फाइल्स जो इंस्टॉल हुई, ये पूरी डायरेक्टरी है किसकी? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फाइल्स हैं जो कि इंस्टॉल की हैं WSL ने। ठीक है। और उसने एक सेपरेट डायरेक्टरी बना दी है लिनक्स के नाम से। अब जितने भी आप यहाँ पर लिनक्स के वर्जन इंस्टॉल करते हैं, वो सब इसी डायरेक्टरी के अंदर लैंड करते जाएंगे, वर्चुअल मशीनें बनती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ WSL माइनस माइनस इंस्टॉल। अब मैं उबंटू मैंने डाउनलोड कर वो कर दिया ना, अनइंस्टॉल उबंटू। आप देखें, अब क्योंकि वो अनइंस्टॉल हो गया था, अब दोबारा इंस्टॉल हुआ है, तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप बताएं, आप एंटर करें यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इसमें एक यूजर क्रिएट करूंगा, एडमिन यूजर। उबंटू इंस्टॉल हुआ है, और उसका बोल रहे हैं पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने इसका पासवर्ड रखा एडमिन यूजर पासवर्ड। पासवर्ड को दोबारा से रिकन्फर्म करने के लिए मैंने लिखा एडमिन। ठीक है। पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब ये प्रॉम्प्ट जैसे मुझे देगा, तो मैं फिर दोबारा से WSL-L करूंगा, तो मुझे अब ये दिखाएगा कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई। ठीक है। ये हो गई। ठीक है। ये मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? वेलकम टू उबंटू आ गया, इंस्टॉल हो गया, यूजर भी क्रिएट हो गया, एडमिन यूजर मैंने बना लिया, उसका पासवर्ड मैंने सेम रखा, एडमिन यूजर पासवर्ड। ठीक है। अब मैं अगर WSL-L करता हूं, मेरे पास क्या आएगा? सॉरी, एग्जिट करूंगा पहले, क्योंकि मैं पहले WSL का प्रॉम्प्ट विंडोज के प्रॉम्प्ट से चलता है। WSL-L करें। अब मेरे पास देखें क्या आ गया? डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन है, और मेरे पास उबंटू भी इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर में आता हूं, तो यहां पर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इसको जरा यहां से रिफ्रेश करें आप, देखें यहाँ पर उबंटू का भी फोल्डर बन गया। ठीक है। तो ये उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गई, ये सारी उबंटू की फाइलें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको? मैडम पूछ ले, कोई क्वेश्चन है? कुछ चीजें समझ में आई सबको? तो ये आज जी, आप लोगों किसी ने का कोई सवाल है तो बता दें। हाँ, ये चीजें आज आपको समझ में आ गई हैं कि
वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप वर्चुअल मशीन्स के थ्रू कैसे इंस्टॉल करेंगे एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसको कहते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर। इसको क्या कहते हैं? टाइप 1 हाइपरवाइजर। ये जो भी हमने सारा काम किया है, ये हमने टाइप 1 टाइप की हाइपरवाइजेशन यानी कि वर्चुअलाइजेशन की है, जिसमें क्या होता है कि हार्डवेयर के ऊपर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसको कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ही होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर उसके ऊपर हम एक वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आज हमने किया WSL को। ये कहलाता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये होंगे, जो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जो वीएम के अंदर इंस्टॉल होंगे, दोज आर कॉल्ड व्हाट? गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने 2 गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किए हैं, एक का नाम था उबंटू, एक का नाम था डेबियन। ठीक है, तो यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ में आ गया? सर तो फिर ये यहाँ ब्रेक पूछेंगे कि ये सब कमांड्स एक जगह मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी, कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, फिक्र नहीं करें, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं मैडम, और उसके बाद फिर मैं पाइथन स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर हम पाइथन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी मैम का तो वो सर सभा का क्वेश्चन है कि एक वक्त में सब ओएस यूज कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर बिल्कुल सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करें, ऐप यानी कि ये एक जो डेबियन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे पाइथन की एप्लीकेशन चलाएं। जो आपका उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर टाइप स्क्रिप्ट की एप्लीकेशन चलाएं, और दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराएं, दोनों को कनेक्ट कराएं। एक और वीएम बना लें, एक और थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें, भाई यहाँ पे थर्ड भी हो जाएगा, कोई मसला थोड़ी है। एक और वीएम बनाएं, एक और वीएम बनाएं, उसमें एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। देखिए ना, हमने आपको प्लॉट दिया है 400 गज का, और उसमें हमने कहा है कि आप 10 अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। फर्ज करें एक कैपेसिटी को हमने कैप कर लिया ना, देख लिया कि यार इस पे 10 अपार्टमेंट्स बन सकते हैं, तो अब आप उसमें बना लें 10। अभी तो मैंने खाली 2 ही अपार्टमेंट बनाए हैं। पहला अपार्टमेंट बनाया, उसमें मैंने एक फैमिली को शिफ्ट कर दिया पाइथन की एप्लीकेशन की फैमिली को। फिर ये दूसरा अपार्टमेंट बनाया, दूसरा जो अपार्टमेंट था उसके अंदर मैंने एक और फैमिली को शिफ्ट कर दिया। दूसरे फ्लैट में, एक फ्लैट में मैंने एक को शिफ्ट किया, दूसरे फ्लैट में दूसरे को शिफ्ट किया। अब मैं तीसरा फ्लैट बना रहा हूँ, तीसरे फ्लैट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐप 3 बना लेता हूँ। ठीक है, सर ये इस मैं पे यहाँ कब्जा लाया। तो नहीं होगा? क्या क्या कब्जा सर हो कब जाएगा, देखिए उसके लिए भी आपको इंतजाम करने हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसने सिक्योरिटी परफॉर्म करने की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी है, फिक्र नहीं करें आप। कब्जा नहीं होगा सर, कब्जा नहीं होगा इस पे। ये मैंने क्या किया जनाब, एक और इस डब्बे को थोड़ा सा बड़ा किया, और इस वाले वीएम को भी मैं यहाँ ले आया, इसको मैंने नाम दे दिया VM3 का। ये आगे VM3 आ गया। वर्चुअल मशीन 3 आ गई। ये मेरे पास आपका पूरा ये इस तरह से बन गया। अब इसके ऊपर मैं चाहूँ एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँ, इस पर डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल कर लूँ, तो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पाइथन की ये, एक एप्लीकेशन नेक्स्ट.जेएस की ये, 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डेबियन पे हुई हुई इंस्टॉल, ये काली लिनक्स पे हुई हुई है, ये ओरेकल लिनक्स पे इंस्टॉल कर लें डेटाबेस को, और ये दोनों एप्लीकेशंस को यहाँ से आप डेटाबेस से कनेक्ट करवा दें। तो यही तो बेनिफिट है क्लाउड का। क्लाउड में ऐसे थोड़ी होता है, वरना पहले क्या होता था, अगर आप उसकी देखें ना, अगर आप पहले की एग्जांपल देखें, तो पहले क्या होता था, एक सिस्टम होता था हार्डवेयर, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और एक ही एप्लीकेशन चल सकती थी बस। अगर आपने दूसरी एप्लीकेशन चलानी है तो फिर उसके लिए क्या होता था, बोलते थे भाई एक और सेपरेट हार्डवेयर का डब्बा खरीदो, वो लगाओ और उसके ऊपर करो। तो वर्चुअलाइजेशन ने ये काम बड़ा आसान किया है। उसने हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन को बड़ा एफिशिएंट कर दिया। उसने बोला कि मैं आपको दूसरा डब्बा खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी डब्बे के अंदर हम आपको मल्टीपल वीएम्स बना के दे देंगे, और उन वर्चुअल मशीन्स को आप यूज करते हुए उनके ऊपर सेपरेट ओएस इंस्टॉल करें और अपनी एप्लीकेशन रन करें, जिस तरह रन करते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, सर ये ये कितनी बेनिफिट वर्चुअल हम जो इसके अंदर अपार्टमेंट बना सकते हैं, और आया हमारे जो सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है वो किस हद तक होनी चाहिए कि इस पे है। लोड ना पड़े पर वर्किंग उसकी जो परफॉर्मेंस डाउन ना हो जाए? गुड गुड, वेरी गुड, अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस क्या है, आपकी एप्लीकेशन कितना परसेंट सीपीयू यूटिलाइजेशन चाहिए उसको, कितनी उसको मेमोरी यूटिलाइजेशन चाहिए, कितनी उसको डिस्क यूटिलाइजेशन चाहिए। सबसे पहले जब भी आप वीएम बनाते हैं ना, वर्चुअल मशीन बनाते हैं हार्डवेयर के ऊपर क्रिएट करते हैं, पहला क्वेश्चन ये करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, ज़ाहिर एप्लीकेशन को बनाकर उनको डिप्लॉय करने की रिक्वेस्ट तो डेवलपमेंट वाले लेकर आते हैं ना, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है आपका, जो प्रोग्रामर्स होते हैं,
वो बोलते हैं जी हमने ये एप्लीकेशन बना ली है बैंकिंग की, इसको सर हमारे ना आप ये करें, ऐसा करें, इसको वीएम पे ना ये एक वीएम बनाए सेपरेट और उसके ऊपर इंस्टॉल करें, उस पे हमें दें बनाकर। तो हम उनसे क्या पूछते हैं कि भाई ये बताएं आपकी सीपीयू की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी रैम की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी डिस्क की रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल मशीन का एक सेपरेट आईपी एड्रेस होता है वो उनको दे देते हैं और उसका यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हैं। उस पे वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वही बताते हैं कि जी हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमें उबंटू चाहिए, हमें डेबियन चाहिए, हमें काली लिनक्स चाहिए, हमें अल्मा लिनक्स चाहिए, हमें आरएचएल चाहिए, हमें ओरेकल लिनक्स चाहिए। तो फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं वो आप लिनक्स को उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं वीएम पे और वो इंस्टॉल करके आप दे दें। ठीक है, तो ये सर ये डिपेंड जितना करता है। जी जी। जितना जितना आपने बताया सर, ये तो पूरे सिस्टम की जान निकालेगा, अगर ये अगर हैवी है, यानी ऐप इसकी हैवी है, या जो सेटअप हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअल का। देखें फिर नीचे आप वो उतने फिर हार्डवेयर रिसोर्स भी देंगे ना, फिर प्लॉट को भी बड़ा करेंगे ना आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने 10 वीएम चलानी है, फर्ज करें आप कह रहे हैं मैंने 5 वीएम चलानी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगी, तो फिर आप नीचे रिसोर्सेज ऐड करेंगे ना सर, तभी तो आप एक सर्वर के ऊपर 5 वीएम चला सकेंगे। वरना तो आपको 5 सेपरेट सर्वर लेने पड़ेंगे, कॉस्ट आपकी ट्रिपल हो जाएगी। आपने अगर कॉस्ट सेविंग करनी है तो यहाँ नीचे आपको खाली सीपीयू और रैम ऐड करनी है ना सर, और क्या करना है, सस्ती है। आपने खाली सीपीयू और रैम के पैसे देने हैं खाली, और डब्बा आपका यही रहेगा, इसी डब्बे में काम हो जाएगा। समझ अच्छा रहे हैं सर, बात को? अगर जो मैं समझ गया सर, अगर इस सिस्टम को कहीं इन्होंने ऐप यूज करनी है, जैसे आपने बोला कि वो जिस पे भी करना चाहते हो, बंतु पे, XYZ, तो सर फिर हम्म। इसका मतलब ये हमारा सिस्टम 24/7 ऑन रहेगा, और ताकि जी उनकी जी 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 कम्युनिकेशन जी ना बिल्कुल खत्म सर हो। जी। सर तो मतलब ये आप सोच कैसे रहेंगे सिस्टम, और प्रोडक्शन सिस्टम है और 20 मतलब ऐसा सिस्टम है भाई, तो फिर तो प्रोडक्शन सिस्टम है ना, प्रोडक्शन सिस्टम थोड़ी बंद होते हैं। मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि एक एमसीबी का इस वक्त सिस्टम चल रहा है, फर्ज करें अभी मैं मेरे पास एमसीबी की लाइव एप्लीकेशन है, वहां से मैंने अभी ट्रांजेक्शन भेजनी है 5,000 की, और जैसे ही मैंने बोला कि मैंने ट्रांसफर करने वही साहब को पैसे 5,000 के, तो एमसीबी के सर्वर ने बोला यार रुक जाओ, मैं थक गया हूँ, सांस लेने दो, थोड़ा सो रहा हूँ, मैं अभी उठूंगा, पहले जागूंगा फिर भेजूंगा। सही है, 1 घंटे बाद मुझसे कांटेक्ट करना है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। तो जागते रहेंगे सिस्टम सर। और ये मेन सिस्टम होता है और उसके साथ स्टैंड बाय सिस्टम जो होते हैं इसी का रेप्लिका होते हैं वो स्टैंड बाय सिस्टम, तो दोनों कोऑर्डिनेशन में चल रहे होते हैं। जैसे ही एक सिस्टम डाउन होता है फौरन लोड जो है वो दूसरे सिस्टम पे चले जाता है, इसी को तो फॉल्ट डोमेन कहते हैं, इसी को तो हाई अवेलेबिलिटी कहा जाता है। तो आप तो हाई सर अवेलेबिलिटी। ये कहीं मॉनिटर हो रहे होते हैं कि यार ये बैठ गया, फौरन इसको सर देखो, आप इसमें क्या मसला आ ये गया। देखिए ना सर, क्यों नहीं मॉनिटर हो रहे होते, वो पूरे पूरे नेटवर्क ऑपरेटिंग पूरे ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं सर, पूरे ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं। जैसे नासा का कभी देखा है वो कैसे सैटेलाइट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जी एक सर। एक जिस तरह से नासा में जैसे जैसे उनका ऑर्बिट के थ्रू वो सैटेलाइट ऊपर जा रहा होता है ना, उसकी एक एक मूवमेंट को वो नोट कर रहे होते हैं और सारी मैट्रिसेस उसके नोट कर रहे होते हैं, इस वक्त वेलोसिटी कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, लगे में अटैक करने के अंदर। जो डिफेंडर्स हैं, जो इथिकल हैकर कहलाते हैं, उनको इथिकल हैकर कहा जाता है, या उनको कहते हैं हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। एक होते हैं ब्लैक हेड हैकर्स। ब्लैक हेड हैकर्स जो होते हैं वो वो एंटाई होते हैं, यानी कि वो आपके एनिमी होते हैं, उनको आपने मारना होता है, यानी उनको रोकना होता है अटैक्स। जो व्हाइट हेड हैकर्स हैं वो इथिकल हैकर होते हैं, वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं आपकी। जो सबसे खतरनाक होते हैं ना, जिनकी बात आप कर रहे हैं सर, वो होते हैं ग्रे हेड हैकर्स। वो ग्रे हेड हैकर्स वो होते हैं जिन जो ना ब्लैक में होते हैं ना व्हाइट में होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता ये है किसके साथ। तो वो डेंजरस होते हैं सर, और वो पकड़े में नहीं आते, और और सर वो ये बहुत बुरा ये नुकसान पहुंचाने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओरेकल में क्या फर्क है? देखें ओरेकल एक आप ये वो सवाल है कि AWS में और एआई में क्या फर्क है, माइक्रोसॉफ्ट में और एआई में क्या फर्क है, और ओरेकल और एआई में क्या फर्क है। ये बात ये है, देखिए ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है या AWS है, ये हैं वेंडर्स, ये हैं टेक जायंट्स, ये कंपनीज हैं, ये अपने सॉल्यूशंस बना रही हैं। जैसे ओरेकल ने भी अपना एआई का सॉल्यूशन बनाया, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया एआई का, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक सॉल्यूशन बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया एआई का, AWS ने भी अपना एक सॉल्यूशन बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया एआई का। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एआई के सॉल्यूशन पे काम कर लें, आपको सब जगह पे कॉन्सेप्ट सेम मिलेंगे, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, AWS, दीज आर कंपनीज जो कि सॉल्यूशंस बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, अब तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन को सर 5 मिनट का इंशाल्लाह। ब्रेक लेना था आपने। 5 मिनट का चले ब्रेक ले लें।
डिसीजन स्ट्रक्चर कर लिया था इफ का, एम आई राइट? अगर किसी को नहीं फिर भी समझ में आया हो तो पूछ ले मेरे से, ठीक है? हमने इफ का डिसीजन स्ट्रक्चर कर लिया था, ठीक है? अभी प्रोग्रामिंग में दोबारा से भी ये चीजें रिपीट होंगी तो कोई मसला नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक? तो अभी कुछ चीजें हम करते हैं, जल्दी से जल्दी फटाफट निपटाते हैं उसको। हम करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस को, ठीक है? स्ट्रिंग ऑपरेशंस में बहुत आसान से इसके ऑपरेशन है, कोई उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने, बल्कि मैं काम ही करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, आपको मैं डॉक्यूमेंट से शेयर कराता हूँ, ठीक है? डॉक्यूमेंट से आए। अच्छा देखें, स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं, आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो आपको कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस देती है परफॉर्म करने के लिए, यानी कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस देती है परफॉर्म करने के लिए। आपने टाइप स्क्रिप्ट में भी देखा है, आपने इसको नेक्स्ट जेएस में भी देखा है, इसमें इसको आपने जो और दूसरी लैंग्वेजेस की होंगी, सी की होगी, किसी ने सी शार्प की भी होगी, जावा की भी होगी, जावास्क्रिप्ट की होगी, हर जगह पर ये फंक्शंस मौजूद होते हैं, क्योंकि एक बड़ा मेन रोल होता है स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन का, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का हर लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे अगर सपोज करें कि ये एक स्ट्रिंग है, मैंने ये बताया था कि पाइथन के अंदर ब्यूटी पाइथन की ये है कि उसके अंदर कोई वेरिएबल बताने के लिए, कुछ करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ फैंसी सिंटैक्स नहीं लिखना पड़ता। जस्ट आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया a इज इक्वल टू, उसको वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स से हेलो वर्ल्ड सपोज करें। अब ये जो वेरिएबल उसको असाइन हुआ है, जिस टाइप का, जिस टाइप की वैल्यू इसको असाइन हुई है, वही उसकी डेटा टाइप बन जाती है, ठीक है? तो इस वक्त इसको जो असाइन हुई है वो क्या हुआ है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन हुई है, तो ये ए की डेटा टाइप, जो वेरिएबल ए है, इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, इसकी डेटा टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल बन गया है तो उसके ऊपर स्ट्रिंग के मेथड्स या स्ट्रिंग के फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि एक स्ट्रिंग का फंक्शन क्या होता है, अपर का। जैसे कि स्ट्रिंग का एक फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग ए डॉट अपर का, ठीक है? ये एक फंक्शन होता है, यानी ये फंक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे हो जाएंगे, वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यूनेम -a करेंगे तो आपको ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आ जाएगा, और उस पे इत्तेफाक की बात है उबंटू ही इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है? उबंटू इंस्टॉल हुआ है। एनीवे, अच्छा, अब हमने पास हमें हमें ये पता चल गया कि जी हमने पाइथन, और उसके बाद अगर हम जैसे ही अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं test.py का, तो हमारे पास क्या होता है कि जनाब सारे लेटर जो थे, जो स्ट्रिंग के थे, इस स्ट्रिंग वेरिएबल में एलोकेटेड थे, इसको एलोकेट हुए थे, वो सारे अपर में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अपर का फंक्शन यूज किया। इसी तरीके से अपर की जगह आप लोअर का फंक्शन यूज कर लें तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे स्ट्रिंग के बहुत छोटे छोटे से फंक्शन हैं जो कि आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोअर कर लेंगे तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको दोबारा चला लें तो देखें, पहले उसने अपर केस में कन्वर्ट किया, पहले प्रिंट स्टेटमेंट ने क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे दी, दूसरे ने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट करके आउटपुट दे दी, ठीक है? तो ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जिनको आप यूज करते हुए वो कर सकते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं आप। इसी तरह से देखें, स्ट्रिप का होता है मेथड, वो क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये क्या करता है, ये आपके वाइड स्पेसेस खत्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने वेरिएबल दोबारा से क्रिएट किया a, उसको वैल्यू असाइन की हेलो वर्ल्ड के नाम से, लेकिन अब आपने क्या किया, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, उसके राइट साइड पे भी और लेफ्ट पे भी दे दिए। ये क्या कर देगा, इनको स्ट्रिप कर देगा, स्पेसेस को खत्म कर देगा, ठीक है? तो कैसे खत्म करेगा, आप ये देखें। अब आपको देखें, पहले हेलो वर्ल्ड नजर आया, वो तो था ही विदाउट स्पेसेस, ठीक है? वो आपको कैपिटल होकर नजर आ गया, कैपिटल की वजह से, लोअर की वजह से वो लोअर होकर नजर आ गया। फिर दूसरा दोबारा आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, लेकिन वो आपको क्या हुआ कि स्ट्रिप होने की वजह से उसकी जो स्पेसेस थे इन बिटवीन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर, कोटेड स्ट्रिंग के अंदर, यानी डबल कोट्स के अंदर जो स्पेसेस थे, इसके स्टार्ट से पहले और उसके एंड से पहले, वो इसने खत्म कर दिया स्ट्रिप के फंक्शन। अगर मैं फर्ज करें ये खत्म नहीं करता, हटा देता हूँ स्ट्रिप का फंक्शन, डायरेक्ट स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, फिर देखें क्या होगा, फिर ये स्पेसेस भी प्रिंट होंगे। देखिए आ रहे हैं स्पेस, हेलो वर्ल्ड पहले स्पेस आया, ये, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं, दूसरे भी फंक्शन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास क्या है, रिप्लेस का फंक्शन है। लेट्स से कि अगर आपने रिप्लेस करना है किसी भी स्ट्रिंग को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर पार्सिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आएगा, रिप्लेस का फंक्शन, कि आपने किसी भी चीज, किसी भी दूसरी चीज से रिप्लेस करना होगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जी रिप्लेस का मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग का रिप्लेस का जो फंक्शन होता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है ए, ये क्या कर रहा है कि ये एच को फाइंड करेगा, इस स्ट्रिंग में से, इस वेरिएबल में देखेगा एच कहाँ है, उसकी जगह पर क्या कर देगा, जे को रिप्लेस कर देगा, ठीक है? जैसे इसको चला के देखते हैं,
पहले वाले में कमेंट आउट कर देता हूं, इनको आपने कमेंट कर देना है। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो सब सारे जितने हैं वो नंबर साइन से कमेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये चलाता हूँ इस प्रोग्राम, पहले मैं स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ। पाइथन test.py, तो देखिए इसने एच को जो है वो किससे रिप्लेस कर दिया, जे से। इसने पहले फाइंड किया कि एच कहाँ है इस पूरे स्ट्रिंग में, इस ए डॉट एक रिप्लेस है ना, यानी ए के अंदर जो वैल्यू असाइन है हेलो वर्ल्ड की, उसमें इसने एच फाइंड किया, देखा हाँ यार यहाँ है, उसको इसने जे से रिप्लेस कर दिया। अच्छा अगर फर्ज करें मैं एक और एच यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वर्ल्ड को भी मैं एच लिख देता हूँ, अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए अभी देख लेते हैं। तो मैंने अब 3 जगह पे एच लिख दिया इस स्ट्रिंग के अंदर, सारे एच, इसका मतलब है कि जितने एच होंगे इस स्ट्रिंग के अंदर वो सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे किससे, जे से। तो इसका मतलब है बड़ा ये इंपॉर्टेंट रूटीन है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है या फंक्शन है रिप्लेस का, कि अगर आपके पास फर्स्ट करें आप किसी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं और उस डेटा को मैनिपुलेट करना है और उसमें किसी स्पेशल कैरेक्टर को फाइंड करके उसको रिप्लेस कराना है, तो वहां पर आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी जितनी भी अकरेंसेज हैं इसमें एच की, वो सब जे से रिप्लेस होगी, ठीक। आगे चलते हैं, ये भी हो गया हमारे। अच्छा स्प्लिट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सपोज करें कि आपको मैं अगर एक डेटा देता हूं, अच्छा इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मैडम मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिनका मैथ्स अच्छा है वो स्टूडेंट जरा मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम डेटा साइंस की चीजें पढ़ रहे होंगे ना, जो डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं नमपाई की, पैंडास की, इसके अलावा हम मैट प्लॉट के फंक्शंस को, मैट प्लॉट की लाइब्रेरी को करेंगे, और बाकायदा जब हम एआई की चीजें इसमें न्यूरल नेटवर्क और डीप न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग की चीजें करेंगे, तो वहां पर मैथ्स के मुझे असिस्टेंस चाहिए होगी। तो कौन है जो हमें असिस्ट कर सकता है, जिसने स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मेथड क्या करेगा कि आपका ये एक सेपरेटर को फाइंड करता है, ये बेसिकली एक सेपरेटर को फाइंड करता है, यानी कि आपके स्ट्रिंग में एक सेपरेटर होना चाहिए। मैं अगर इस सेपरेटर इस वक्त इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग में कॉमा एक ऐसा सेपरेटर है जो दो स्ट्रिंग्स को, दो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है आपस में, हेलो को अलग डिवाइड कर रहा है, वर्ल्ड को अलग डिवाइड कर रहा है। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को भी इस वक्त चला के देखूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, कंट्रोल, सॉरी क्या हो गया, अच्छा चल मैं इसको क्या कर देता हूं, कंट्रोल, इसको भी कंट्रोल, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, जरा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। पाइथन test.py, तो इसने क्या किया, आपको एक एरे रिटर्न की, एक एरे रिटर्न की, और उसमें आपको दो स्ट्रिंग इसने निकाल के दे दिए। किस बेस पे, इस कॉमे कॉमे की सेपरेशन की बेस पे, यानी इसको कॉमे को उसने एज अ सेपरेटर लिया और इन दोनों स्ट्रिंग्स को अलग अलग आपको उसने एक लिस्ट की फॉर्म में, एक एरे की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। आपके लिए कितना अच्छा हो गया। अगर फर्ज करें आप एक एआई मॉडल बना रहे हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन देखें, अगर आप एक एनएलपी बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे वो एप्लीकेशन बेस कर रही है, और आपने अपने चैट बोर्ड को, अपने इंटेलिजेंट बोर्ड को एक आपने स्टेटमेंट दी जो कि नॉर्मल इंग्लिश की फॉर्म में थी। कैसी दी, नॉर्मल इंग्लिश की फॉर्म में, कि आई एम अ बॉय। अब मैं ये कह रहा हूं उसको, ये कर रहा हूं, अब देखिएगा अभी क्या होगा, बिहेवियर, प्रोग्राम का बिहेवियर देखिएगा क्या, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को जरा पहले मैं क्लियर कर लूं स्क्रीन, अब मैं चलाता हूं इसको, test.py। क्या किया इसने, इसने आपके पूरे सेंटेंस को, जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, एक एरे की फॉर्म में लिख के दे दिया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, कि अगर आप एनएलपी बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक इंटेलिजेंट चैटबॉट लिख रहे हैं पाइथन के अंदर, अगर आपको ह्यूमन इंटरफेसिंग चाहिए, ह्यूमन यानी ह्यूमन इंटरप्रिटेशन चाहिए, आपका बॉट इस तरह से सेंटेंस को तोड़कर, जुमलों में ब्रेक करके, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना के अगर चीजें सेंस कर जाए, तो यही तो ओपन एआई के अंदर हो रहा है, यही तो एनएलपी जो उसके अंदर उसने यूज की है, कि जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, वो यही तो करता है पीछे। उसने इसी तरीके से हमारे टेंसेस को, हमारे वर्ड्स को तोड़ा हुआ होता है, और वो कॉम्बिनेशन बना के हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी को देखता है, फिर वो ये देखता है कि ये जो वर्ड है, ये जो यूज हुआ है बॉय का,
ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में हुआ है या नेगेटिव सेंटीमेंट में हुआ है, वो सेंटीमेंट एनालिसिस भी करता है। ठीक है, ये हम आगे जाके चीजें देखेंगे ये कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर इस चीज को हम एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। एनीवे, बताने का मकसद ये है कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, इसको कहते हैं पॉज टैगिंग भी कहते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच को आपने टैग कर लिया। पॉज टैगिंग क्या होती है, अब चीजें आ रही हैं बड़ी बड़ी। पॉज टैगिंग क्या होती है? पॉज टैगिंग ये होती है, एक एनएलपी का प्रोसेस होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिसमें करते ये हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनको टैग कर लेते हैं, यानी कि तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। यानी ऐसे ब्रेक हो गए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो ब्रेक हो गया ना, आप देखें आई एम आ बॉय, ये पूरा ब्रेक हो गया। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली पॉज टैगिंग हो गई। ठीक है, तो जो आपका एनएलपी का मॉडल होगा वो भी पीछे यही काम कर रहा होगा। कहने का मकसद ये है कि जब क्योंकि चीजें ये आ रही हैं साथ साथ, तो चलें ये भी चीजें समझते जाएं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्प्लिट का। अच्छा, अगर सपोज करें आपके पास एक डेटा सेट है, मैं आपको एक एक्सेल की फाइल दूं, आप एक डेटा एनालिटिक्स के एक जबरदस्त इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, और आपको मैंने एक फाइल दी एज ए क्लाइंट, और मैंने उसमें ये पाइप साइन लगा के ब्रेक कर दिया पूरी फाइल को। मैंने आपको डेटा इस फॉर्म में दिया, मैंने बोला कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, आप मुझसे क्या पूछेंगे कि भाई ठीक है मैं आपके डेटा को एनालाइज कर लेता हूँ, आपका डेटा क्या है, आई एम अ बॉय। हमें नहीं पता किस फॉर्मेट में डेटा है, हमें नहीं पता किस तरह से वो सेपरेट हुआ है। वो तो आपका एक ह्यूमन का सेंस है ना, रोबोट को थोड़ी पता है किस सेंस में आ रहा है। रोबोट को तो आप बताएंगे ना कि हाँ यार पाइप साइन है सेपरेटर। तो आपने जब उसको पाइप साइन सेपरेटर बताया, तो उसने यहाँ पर पाइप साइन लगाया। ठीक है, पाइप साइन लगाया, और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपने फिर इसको पाइप साइन लगा के प्रोग्राम को रन किया, test.py, तो उसने क्या किया, आपको ब्रेक करके पूरा आपका पूरा डेटा उसने आपको एक एरे में दे दिया। देख रहे हैं, पूरा डेटा दे दिया, पाइप साइन कहाँ गया, खत्म हो गया, कहीं पता चल रहा है पाइप साइन, हालांकि स्ट्रिंग में क्या था लगा हुआ, पाइप साइन लगा हुआ था। तो ये बेनिफिट है स्प्लिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेशन है, सिंपल सी चीज है कॉन्केटिनेशन, कोई इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। तो चीज के दो वर्ड्स को अगर कंबाइन करना हो तो आपके पास प्लस का साइन होता है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, और वो तीसरे को आप असाइन कर दें तो कॉन्केटिनेट हो जाती है चीजें। ठीक है, मर्ज कर सकते हैं उसको। तो कॉन्केटिनेशन को यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ए में मैंने बी में दिया वर्ल्ड, ए में दिया सी, और ए प्लस बी किया, तो ये दोनों कॉन्केटिनेट होकर किसको असाइन होगा, कि तीसरे वेरिएबल सी को असाइन होगा, और सी को आप प्रिंट करा लें। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट, और इसको मैं प्रिंट करा। अच्छा, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्केटिनेट हो गए, ए प्लस बी, एक प्लस क्या हो गया आपके पास, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आए, कुछ फंक्शन समझ में आए। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, यानी कि अगर सपोज करें मैंने कराना है प्रिंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग मैंने मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करके लिख लिया एक, सपोज करें। ठीक है, तो आप पाइथन के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते। मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ट्रिपल कोड इस्तेमाल करने होंगे, या तो ट्रिपल डबल कोड इस्तेमाल करें या फिर ट्रिपल सिंगल कोड इस्तेमाल करें। ठीक है, अब सपोज करें मैं इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहता हूं, आप इसको एक वेरिएबल में ले सकते हैं। पहले मैं वैसे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये क्या हुआ, मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। इतनी सिंपल है पाइथन, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आप क्या करें कि इसी चीज को मल्टी लाइन स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में लें, और उस वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें एसटी के नाम से, उसने आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिया, और यहाँ पे आपने एसटी को प्रिंट करा लिया। देखें,
ठीक है, प्रिंट हो गया। अच्छा, मैंने ट्रिपल कोट से किया है, आप सॉरी डबल कोट से किया है, आप ट्रिपल इसको सिंगल कोट से भी आप पेयर ले लें। सिंगल कोट 3 दफा लिखें, फिर नीचे यहाँ पर 3 दफा क्लोज करेंगे, सिंगल कोट लिखे 3 टाइम्स। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग सिंगल कोट से भी बन सकता है और डबल कोट से भी बन सकता है। क्लियर करें, फिर लिखें पाइथन test.py, ये देखें बन गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आपने करना क्या है कि कुछ एस्की आर्ट्स हैं उसको प्रिंट कराना है आपने। ठीक है, यहाँ पर एक वेबसाइट, इसको नोट कर लें। ठीक है, ये एस्की आर्ट की वेबसाइट है, यहाँ जाना है और मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए उनको प्रिंट कराने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इससे एक ये कि आपको थोड़ा सा आउटपुट स्टेटमेंट और स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन में आसानी होगी, कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी। जैसे लेट्स से कि ट्रेजर आइलैंड है, लेट्स से ट्रेजर आइलैंड, ठीक है चलें ट्रेजर आइलैंड। अब मैं ट्रेजर आइलैंड में अगर आता हूँ तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, बॉक्स चाहिए मुझे, ट्रेजर बॉक्स, ट्रेजर में आता हूँ, हाँ यहाँ मिल गया मुझे, डब्बा मिल गया, ये बॉक्स चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स है कि पूरा मेरे पास एस की स्ट्रिंग है, मैंने ये कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी किया। उस बंदे का नाम रहने देना, या अपना नाम नहीं लिख लेना भाई, थोड़ा सा जो है ना ख्याल करना है हमने एथिक्स का भी। ठीक है, उसने फ्री में अगर दिया हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि सब कॉपी किए जाओ। अच्छा, अब हमने क्या करना करना है कि हम यहाँ आएंगे रेपलेट में, और रेपलेट में मैं आपको ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आगे क्योंकि मैंने आपको एक गेम बनवाना है आपसे वो ट्रेजर आइलैंड का, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग समझा दूं, बता दूं, क्योंकि इफ देन एल्स तो आप कर चुके हैं ना, तो फिर आप ये गेम बना लेंगे आराम से। ये आपने किया कॉपी, थोड़ा सा बड़ा कर लें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, बल्कि इसको एक वेरिएबल में लेते हैं, इसको नाम देते हैं ट्रेजर बॉक्स, टी बॉक्स ले लेते हैं, चलें टी बॉक्स का एक वेरिएबल लिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने ट्रिपल कोट दिए, सिंगल कोट 3 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं 3 टाइम्स सिंगल कोट दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, प्रिंट कर लेता हूँ इस बॉक्स को, ट्रेजर बॉक्स को प्रिंट करता हूँ अपने, प्रिंट बॉक्स। ठीक, अच्छा अच्छा। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। पहले हम इसको जरा कमेंट कर लेते हैं, जो हमने पहले ऊपर मल्टी लाइन बनाया है, इसको हम जरा कमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐसी आर्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन को, क्लियर किया, पाइथन test.py, आ गया ट्रेजर बॉक्स, जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी लाइन के थ्रू आप ये मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एस्की आर्ट्स हो गए या मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब जरूरत इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पड़ेगी, आपको इस तरह की चीजों में पड़ेगी, या आपको वैसे ही आपके प्रोग्राम में आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके बाद में खत्म कर दूंगा, वो ये है कि जो मुझे चीज आपको समझानी है वो समझानी है कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। उसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखें अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये आप सिंगल कोट के थ्रू भी ट्रिपल टाइम देके और इसको सिंगल कोट के थ्रू ट्रिपल टाइम्स देकर आप एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं, यही बताया ना मैंने। मैंने आपको दूसरी चीज ये बताई कि आप डबल कोट का भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं, यानी कि ये मैंने एक और कोट दिया, एक और कोट दिया, इससे भी बना सकते हैं। अभी देखें क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी एक मसला हो रहा है, तो मैं अभी आपको मसला समझाता हूँ पहले क्या हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि ये जब मैं डबल कोट को 3 टाइम यूज कर रहा हूं, ऊपर भी और नीचे भी, उसूलन तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाना चाहिए, लेकिन ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं बना। क्यों? एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है, ये देखिए रेड हो गया ना ये, अभी एरर आएगा ये। मैं इसको चलाता हूं, पाइथन test.py, एरर आ गया, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल का एरर आया, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग का। वजह क्या है? वजह ये है कि देखें इस ट्रेजर बॉक्स में मैंने इंटरनली भी बहुत जगह पे डबल कोट यूज किया हुआ है, बहुत जगह पे डबल कोट यूज हुआ है, जिसकी वजह से वो जो कंपाइलर है पाइथन का वो ये सेंस ही नहीं कर पा रहा कि टर्मिनेटर कहां पर है। तो जब आपको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करने होंगे तो वहां पर फिर आप क्या यूज करते हैं? एस्केप सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पर जो ट्रिपल कोट यूज किया था, सिंगल कोट को इसी वजह से यूज किया था क्योंकि ट्रिपल कोट इसमें ये यूज नहीं हुआ हुआ, सिंगल कोट, इसलिए मैंने इसको यूज किया था। ठीक है,
कि या तो फिर सिंगल कोट के अंदर आप डबल, क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग के अंदर यूज करना है ना डबल कोट को, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिपल कोट यूज किया। ठीक है, मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ, करा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप जब आप इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। ये प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। तो ये है पर्पस इसका। ठीक, अच्छा, अब आपने यहाँ से और भी दूसरे एसक्यूआर्ट आप खुद देख लीजिएगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, वेबसाइट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको देख के जो आप मल्टी लाइन की अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो आप इस तरह से एसक्यूआर्ट प्रिंट करा के करा लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको जो चीज बतानी थी वो बतानी थी एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने अभी काम किया, ये मैंने एक ट्रेजर बॉक्स को प्रिंट कराया, इसको मैं कंट्रोल और करके बंद कर देता हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने ये कहा कि जी मेरे पास एक स्ट्रिंग है, प्रिंट, मैं कह रहा हूं हेलो वर्ल्ड। ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मुझे ना इसके बाद वर्ल्ड से पहले मुझे एक डबल कोट चाहिए। अब मैं जब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या होगा, देखें क्या होगा। यानी मुझे डबल कोट तो इसलिए लगाना है ताकि स्ट्रिंग बनाना, प्रिंट करके डबल कोट, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के डबल कोट तो चाहिए ना मुझे। अब मेरे पास ये डबल कोट, जो एक डबल कोट है, इसका एक टर्मिनेटिंग डबल कोट होना चाहिए। अब मैं आपसे रिक्वायरमेंट ये दे रहा हूँ एज अ यूजर के, नहीं भाई मुझे तो डब्ल्यू के पास भी डबल कोट प्रिंट कराना है, तो ये कैसे मैं टास्क अचीव करूंगा? जैसे अगर इस वक्त इस प्रोग्राम को चलाऊं s.py, यहाँ पर ये प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ये बहुत कॉमन एरर है और ये आपको अक्सर फेस करना पड़ेगा जब आप डेटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। जा रहे आपके पास रॉ डेटा आएगा, रॉ डेटा के अंदर तो ये सारे सिंबल्स आ रहे होंगे, तो फिर इनको कैसे आप फिल्टर आउट करेंगे, या इससे आप कैसे मतलब गोल को अचीव करेंगे अपने डेटाबेस से? अक्सर आप लोग डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं, उसके अंदर डबल कोट आ रहा होता है, सिंगल कोट आ रहा होता है, तो वहां पर फिर क्या यूज करते हैं, वहां पर फिर हम एस्केप सीक्वेंसेस को यूज करते हैं। अगर हमें ये यूज करना पड़ भी जाए और आ भी जाए हमारी रिक्वायरमेंट, तो वहां पर ये जो इंटरनल इन दोनों डबल कोट के बिटवीन जितने भी डबल कोट आएंगे उसको हम बैक स्लैश डबल कोट लगा देंगे, तो ये एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा। यानी कि अब ये सीक्वेंस जो है डबल कोट, ये इन टर्मिनेटिंग डबल कोट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब जो कंपाइलर है वो ये नहीं समझेगा कि ये वाला डबल कोट टर्मिनेटिंग डबल कोट है, नहीं, वो बोलेगा ये एस्केप सीक्वेंस है, ये यहाँ पर यूजर ने रिक्वायरमेंट दी है कि यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, इसलिए मैं प्रिंट करूंगा। अब हम इसको दोबारा चला के देखते हैं, पाइथन test.py, हो गया प्रिंट डबल कोट, देखें यहाँ पर, सही है। सेम अप्लाइज टू सिंगल कोट, अगर आप सिंगल कोट प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं। सेम स्लैश बैक, देखें स्लैश डबल कोट क्या है कि प्रिंट कराने के लिए स्केप सीक्वेंस है, ये सब क्या कहलाते हैं, स्केप, ये स्केप, सॉरी, स्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, और स्लैश सिंगल कोट प्रिंट कराने के लिए इनसाइड द स्ट्रिंग, इनसाइड द प्रिंट आप स्लैश और उसके बाद ये लगा दें। अगर आप टैब देना चाहते हैं, यानी कि टैब का स्पेस देना चाहते हैं, तो स्लैश टी लगाएंगे। कैसे? यानी कि आपने इसको किया, ठीक है, यहाँ आए और आप ये कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है कि हेलो से पहले एक टैब आना चाहिए, टैब की स्पेस आनी चाहिए, तो कैसे होगा? पाइथन आपने किया test.py, सॉरी क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों भाई? सिंगल कोट के लिए नहीं, अच्छा एक मिनट चेक कर लेते, test.py, ओहो, ठीक है, वो हम कमेंट करना भूल गए थे, स्केप सीक्वेंस को क्लियर। ठीक है, तो मेरे आप ये देखें कि हेलो से पहले स्लैश टी ने क्या किया, एक टैब स्पेस दिया, पूरा स्पेस आया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर डब्ल्यू से पहले सिंगल कोट भी आया है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि जी डब्ल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, तो यहाँ पर आप स्लैश एन लगा दें, वो न्यू लाइन पे डब्ल्यू को प्रिंट करेगा। स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन, इसका मतलब है टैब, स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। अब ये न्यू लाइन पे प्रिंट कर देगा इसको, कैसे?
देख रहे हैं, हेलो यहाँ प्रिंट हुआ टैब के साथ, फिर कॉमा आया, फिर /w आया, वर्ल्ड आया, लेकिन कैसे आया, उससे पहले न्यू लाइन आई, यानी एक लाइन ब्रेक हुई, न्यू लाइन आई और फिर ये स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं, ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, फिर इसको एंड करते हैं क्लास को आज की, ठीक है, बाकी चीजें फिर हम इंशाल्लाह बाद में करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है कि ट्रेजर आइलैंड का गेम बनाना है और उसमें ये ट्रेजर बॉक्स प्रिंट होगा इसी तरीके से, और इफ देन एल्स यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई हाई फाई काम होगा, नहीं। मैं सिर्फ आपको इफ देन एल्स की कंडीशन जो है ना वो सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख के दूंगा, वो मैं असाइनमेंट में पोस्ट कर दूंगा, आपने सिर्फ उसको इफ देन एल्स में यूज करते हुए प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उस गेम के रूल भी मैं आपको लिख दूंगा क्या करना है आपने, और इसी तरीके से टेक्स्ट बेस्ड गेम होगा जो प्रिंट हो जाएगा आसानी से, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट हमारा क्या है कि हमने स्ट्रिंग्स के ये फंक्शंस को पढ़ना है और ये गेम बनाना है ट्रेजर आइलैंड का, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम बना लेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये बता भी दिया है कि अगर कोई आर्ट यूज करना होगा तो आप यहाँ से यूज कर लेंगे, टेस्ट यहाँ से उठा लें, एसक्यू आर्ट फ्री है ही, मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई सवाल है किसी का, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो पूछें, पूछें। नहीं इंस्टॉल नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, ट्रेजर आइलैंड इंस्टॉल नहीं होगा भाई, गेम सारा पाइथन में बनाना है आपने, कोई गेम किसी किस्म का इंस्टॉल नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको रूल्स भेजूंगा, आपने उन रूल्स को पढ़ते हुए इफ देन एल्स के चेक लगाने अपने पाइथन के प्रोग्राम में, दैट्स इट। VS कोड पे भी बना सकते हैं भाई, कहीं पे भी बना लो यार, लाखों एडिटर्स हैं पाइथन के, रेपलेट पे बनाना चाह रहे हो रेपलेट पे बना लो, यहाँ पे भी बन जाएगा, किसी कहीं पे भी बना लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें तो आउटपुट से गर्ज है ना यार, आउटपुट आनी चाहिए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मैडम पूछ लें, तो फिर वरना फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। जी और आप अगर लोग कोई कुछ हैंड चीज रेज पूछना कर चाहता है तो सकते पूछ। हैं। हाँ हैंड रेज कर लें और या चैट पे लिख दीजिए, हम लोग ले लेंगे सवाल आपका। असाइनमेंट क्लियर हो गया होपफुली सबको, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। असाइनमेंट क्लियर हो गया है भाईजान, ये बताएं। असाइनमेंट जो है वो ट्रेजर आइलैंड बनाना है, वो जो रूल्स होंगे ना उनको आपने इफ देन चेक्स में, वो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, वो आपको मिल जाएंगे आज, वो रूल्स आपने थोड़ी देर में आपको मिलेंगे। उन रूल्स को आपने इफ देन एल्स के चेक में लगाना है, इफ के चेक्स में, इफ की स्टेटमेंट्स में यूज करना है, इससे आपकी इफ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इनशाला हम फिर जो है इसमें कई चीजें करेंगे आगे भी, ठीक है। तो पाइथन को हमने बेसिकली, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है पाइथन, वो एआई के लिए और डेटा साइंस के लिए हो रही है, वो तो हम इंशाल्लाह करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जो जनरल जो प्रोग्रामिंग होती है ना पाइथन में, लाइक उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, वेब एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, एपीआई से उसमें कैसे बनेंगी, उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज को कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको आप वीएम में कैसे इंस्टॉल करेंगे और वीएम में उसकी एप्लीकेशन को कैसे रन करेंगे, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही है, और फिर आगे फिर इंशाल्लाह हम देखते हैं, ठीक। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, अगर थैंक कोई यू सो क्वेश्चन मच नहीं है तो फिर एवरीवन। अल्लाह अल्लाह ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज।